जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कौन है ये? लविश। So what we discussed in our previous session about the brain, right? Is it? Yes, sir. Functions of the midbrain, functions of some hindbrain parts as well. और हमने डायंसीफेलॉन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने डिस्कस किए थे उसके कई पार्ट्स, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस रीजन्स को. we yes, we discussed about the various parts of the brain. We can say that we discussed like the diencephalon, and in diencephalon, yes, we discussed the epithalamus, hypothalamus, and the various other, and we also discussed about some various lobes of the brain, right? Like the olfactory lobes, frontal lobe, parietal lobe, right? And we learned the different functions. So today we will start from the limbic system of our body. And in this limbic system, so first of all, this limbic system is consist of, and in simple, कि ये जो लिम्बिक सिस्टम है हमारा, ये एक इनर पार्ट है. ठीक है, ये एक इनर पार्ट है हमारे सेरिब्रल हेमिस्फेयर का. ठीक है, सो दैट इज इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर. और ये हेमिस्फेयर हमने वर्ड डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारा ब्रेन जो जो स्ट्रक्चर है वो स्फेयर की फॉर्म में है. तो हेमी मतलब हाफ स्फेयर एक तरफ, हाफ स्फेयर एक तरफ, कुछ इस तरीके से. तो लिम्बिक सिस्टम इज लाइक द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और ये फॉर्म करता है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही हमारा लिम्बिक सिस्टम है. अब लिम्बिक सिस्टम कौन कौन से पार्ट से बना हुआ है? तो इन सिंपली क्या कहते हैं यहाँ पे कि इट इज अ पार्ट विच कनेक्ट सेरिब्रम एंड द ब्रेन स्टेम, राइट? बिल्कुल. अब अगर मैं देखूं तो ये तीन चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं. जैसे कि हम बात कर रहे हैं इनर पार्ट के बारे में, इनर पार्ट के साथ साथ यहाँ हो गया हमारा हिप्पोकैम्पस रीजन. ठीक है, हिप्पो कैंपस रीजन. और उसके साथ साथ यहाँ एक पार्ट हो गया हमारा अमाइगडाला. ठीक है, अमाइगडाला. तो ये पार्ट्स मिलके इस पूरे लिम्बिक सिस्टम को बनाते हैं, राइट? ये पार्ट्स मिलके इस लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये लिम्बिक सिस्टम हो गया हमारा. मेजरली अगर मैं फंक्शन देखूं, हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है तो रेगुलेट क्या कर रहा है? हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करने में लिम्बिक सिस्टम का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है. अमाइगडाला की बात करेंगे अभी हम, इन तीनों ही पार्ट्स की. बेसिकली जो हिप्पोकैम्पस है वो एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, और एक अमाइगडाला इम्पॉर्टेंट है. तो तीनों को देखते हैं कि लिम्बिक सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं. लिम्बिक सिस्टम में अमाइगडाला जो है, अमाइगडाला एक कैसा शेप हमें दिखता है ब्रेन के अंदर? ये हमें कुछ आलमंड शेप लाइक दिखता है, जैसे आलमंड की शेप होती है, कुछ वैसा आलमंड शेप लाइक स्ट्रक्चर अमाइगडाला का प्रेजेंट होता है. ठीक है,
सो हियर इज द अमाइगडाला रीजन। यहाँ पे इस रीजन में ये हो गया हमारा अमाइगडाला। देखो यहाँ इमोशंस के लिए जैसे एक वर्ड है, तो इमोशंस के साथ साथ और भी काफी सारे फंक्शन जो है अमाइगडाला परफॉर्म करता है। बिहेवियर में आपके सिर्फ क्या क्या आता है, बिहेवियर में आपके गुस्सा आ सकता है, आप एंगर हो सकते हैं, आपके बहुत सारे मूड्स हो सकते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंडीशंस में आपका बिहेवियर या आप जो है अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। ऐसा ही होता है, या किसी भी सिचुएशन में एक जैसे रहते हैं हम, तो आप कहेंगे कि नहीं सर हम अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। फंक्शंस दैट फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द अमाइगडाला। तो मैंने इसकी शेप कैसे बोली, मैंने इसकी शेप कही कि जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें कुछ एलिमेंट शेप स्ट्रक्चर इसकी देखने को मिलती है। और ये एलिमेंट शेप जो है, लोकेशन की अगर बात करें तो यहाँ हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस रीजन की। ये हमारा इस हाइपोथैलेमस रीजन के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये हमारा हो गया हाइपोथैलेमस रीजन, ये रहा, कंट्रोल कर रहा है होम्योस्टेसिस को भी। अब इस हाइपोथैलेमस रीजन के ऊपर हो गया हमारा ये आलमंड शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम अमाइगडाला का नाम देते हैं, राइट। सो लोकेशन एक बात होगी इसके फंक्शन की, अभी फंक्शन और बताऊंगा इसके। सो लोकेशन होगी अबव द हाइपोथैलेमस। इन्फ्लुएंस किसको कर रहा है, हमारे बिहेवियर को, या कंट्रोल किसे कर रहा है, हमारे बिहेवियर को। बिहेवियर में भी हमारे, अगर हम एक वर्ड ले तो हम बोलेंगे इमोशंस को, ठीक है। एक हो गया हमारे इमोशंस को। अब इमोशंस की हम बात कर रहे हैं कि इमोशन कई तरह के हैं अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर सिचुएशन। यस, सो दिस इंक्लूड्स द feeding, sexual interest, emotional reaction such as anger, rage, ठीक है। एंड हैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग आवर मूड्स। हमारे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जो मूड होते हैं वो कंट्रोल करता है ये अमाइगडाला, राइट। तो ये अमाइगडाला का सिंपल फंक्शन हो गया, राइट। उसके अलावा आपके पास कई टाइम तक आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो या होता हो कि यार नहीं हमें उस चीज से डर लग रहा है, ऐसा होता है ना। इवन कई लोगों को फोबिया भी होता है कुछ चीजों का, होता है, सबके साथ होता है कुछ ना कुछ ऐसा। जो क्लास में है अभी, कि अगर आपके साथ वो चीज Yes, पहले sir. हो चुकी है, अगर आपके साथ वो चीज पहले हो चुकी है तो आपको नेक्स्ट टाइम आप उससे थोड़ा सा डरे रहेंगे। ऐसा होता है कि अगर आप मान Yes, sir. लीजिए, हाँ Yes, sir. मान लीजिए अगर आप साइकिल चलाते हुए गिर गए, सपोज छोटे बचपन में हम साइकिल चलाते हुए गिर गए, राइट, या हम साइकिल चला रहे हैं, हम सामने गाड़ी से टकरा गए, तो हमें हमारे मन में एक डर बना रहेगा कि यार अगर मैं दोबारा साइकिल चलाऊंगा या मैं दोबारा साइकिल चलाऊंगी तो यार वो गाड़ी मेरे को दोबारा आके ना मार दे। तो वो एक कंसर्न रहता है। ये मतलब इसके कई पार्ट्स ऐसे हैं जो हमें याद रखता है ये फियर को, रिमेम्बरिंग द फियर। ध्यान रखिएगा अमाइगडाला, रिमेम्बरिंग द फियर मतलब आप अगर साइकिल चलाते हुए कभी गिर गए या आप अगर कभी स्टेयर से उतरते हुए गिर गए तो आपको अगली बार ये याद कराएगा अमाइगडाला, भाई तू गिरा था पिछली बार, तूने साइकिल चलाते हुए उसको मारा था पड़ोस वाली आंटी को, तूने गाड़ी चलाते हुए उसको ठोक दिया था, राइट, तो तू ध्यान रखियो अब की बार। तो ये रिकॉलिंग कौन कराता है, ये रिमेम्बर कौन कराता है डर को, वो कराता है अमाइगडाला, राइट। तो ध्यान रखिएगा ये चीज। उसके अलावा हम बात करते हैं हिप्पोकैम्पस की। हिप्पोकैम्पस फंक्शन करता है एज अ काइंड ऑफ इंडेक्स फॉर रिकॉल ऑफ एन इवेंट, राइट। ये भी रिकॉलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो भी हमारी जो एसोसिएटेड मेमोरीज होती हैं ये रिकॉलिंग में बड़े अच्छा काम करता है। रिकॉलिंग में क्या कह रहे हो सर, इसका मतलब ये हमारे एग्जाम में यही है जो हमारा साथ नहीं देता, क्या कह रहे हो कि सर एग्जाम में यही वो पार्ट है ब्रेन का जो हमारा कभी भी साथ नहीं देता, क्या कह रहे हो, याद ही नहीं आता एग्जाम में है। ऑलराइट, सो हिप्पोकैम्पस फंक्शन करता है एज अ काइंड ऑफ इंडेक्स फॉर रिकॉल ऑफ एन इवेंट। रिकॉल ऑफ एन इवेंट आपको याद दिलाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी विद इट्स लाइक द एसोसिएटेड मेमोरी मैं कह सकता हूँ, ठीक है। एसोसिएटेड मेमोरी जो भी आपके पास होती है वो, पता है आपके ब्रेन के पास ना एक बड़ी अच्छी पावर होती है बच्चों। आपने जिंदगी में कभी भी कुछ किसी चीज को अगर देखा है ना, एक बार ही सही, एक बार ही सही आपने अगर किसी चीज को देखा है तो ब्रेन आपको याद दिलाता है कि हाँ तुम इस चीज को पहले देख चुके हो। चाहे आपने कभी
कभी भी एक कॉपी के पेज, आपकी बुक का कोई पेज हो, कभी आपने उसको रीड ना किया हो एक सिंगल लाइन को, लेकिन अगर आपने उस पर कोई डायग्राम देखा है, आपने कोई उसका कीवर्ड देखा है, तो वो एक बार फ्लैशबैक जरूर दिखाता है आपको। अगर आप उसको याद करेंगे, आपको कई बार ऐसा लगता है कि अरे यार ये मैंने पढ़ा हुआ है, पहले कहीं देखा हुआ है, कहीं सुना हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ब्रेन आपको रिकॉल कराने की कोशिश करता है। डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आपने उस मेमोरी को कितने आपने उसको कितने अच्छे से फील किया, या फिर आपने उसको कितने अच्छे से रीड किया है, कितने फोकस के साथ उस काम को किया। जब आप उसको फोकस के साथ करते हो बहुत ज्यादा, तो वो एक एक शॉर्ट टर्म मेमोरी से हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो और उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कराने में ये हिपोकैम्पस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये कन्वर्ट करता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, ये इसका मेन काम है। तो उसके अलावा इट इन्वॉल्व्स विद लर्निंग, यस, द रिकग्निशन एंड मेमोरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मैंने बोला कि एसोसिएटेड मेमोरी जो आपके पास होती है, उसे रिकॉल कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिप्पोकैम्पस। So it also, that is the star point, that it also converts short-term memory to long-term memory as well. Hence, it is play a vital role in learning, right? तो hippocampus बहुत important role play करता है आपकी learning में। Another part, उसके बाद हम देखते हैं septum region. Now, what is this? The septum region. Septum is like a soft tissue जो कि division में काफी important role play करते हैं। और सिंपली ये जो है आपका, देयर यू कैन सी द रीजन सेप्टम हियर, जो इस आलमंड शेप स्ट्रक्चर के पास ही आपको हाइपोथैलेमस के ऊपर ही देखने को मिल रहा है, यहाँ जो सेप्टम रीजन है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, एज सिंपल। ठीक है, सेप्टम एक पार्ट है हाइपोथैलेमस का, एंड सेंटर फॉर द सेक्सुअल अराउजल। तो ये बिहेवियर के अंदर आता है, तो ये सेक्सुअल अराउजल का एक पार्ट हो गया हाइपोथैलेमस के अंदर। फिर हम बात करते हैं हमारे मिड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये है आपका जो लिम्बिक सिस्टम बेसिकली। मिड ब्रेन में हम लोगों ने डिस्कस किया था किसको, जैसे कि ऑप्टिक लोब को हमने डिस्कस किया था। मैंने बताया था आपको मिड ब्रेन के फंक्शन के बारे में, कि विजुअल इनपुट है आपके, जो भी आपके टेक्टाइल इनपुट्स होते हैं, ऑडिटरी इनपुट्स होते हैं, वो मिड ब्रेन से रिलेट करते हैं, राइट। मिड ब्रेन कंटेन करता है 4 छोटे छोटे लोब्स को। ये भी हमने डिस्कस किया था, शायद लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के नाम से जानते हैं। क्या कहा मैंने, कि मिड ब्रेन हमारे छोटे छोटे और पार्ट्स को बनाता है, या उन पार्ट से मिलके बनता है, राइट। या मैं कह सकता हूँ कि उसमें छोटे छोटे लोब्स होते हैं, और उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। मेजरली अगर मैं मिड ब्रेन के फंक्शंस को अलग कर दूं, अगर मैं मोटी मोटी बातें मिड ब्रेन के बारे में बोलूं, तो मिड ब्रेन रिसीव करता है, मैंने पहले भी बताया था कि मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट, मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट विजुअल इनपुट। क्या ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था पहले? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कर चुके हैं, मेरा ब्रेन कह रहा है कि ये पॉइंट हम कर चुके हैं डिस्कस। टेक्टाइल इनपुट एंड ऑडिटरी इनपुट, क्या ये बात हम कर चुके हैं पहले बच्चों? मुझे ऐसा लग Yes, रहा sir. Yes, है हम sir. डिस्कस कर चुके Yes, हैं। sir. ऑलराइट, तो मिड ब्रेन के ये मेजर फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, इन 3 मेजर फंक्शन को हमेशा मिड ब्रेन के ध्यान रखो। तो ये मेन काम है। मिड ब्रेन लोकेटेड है आपके डायंसीफ्लॉन में, फोर ब्रेन के, ये भी हम शायद ये पॉइंट मैंने बताया था। और लेकिन इसके छोटे छोटे लोब्स होते हैं, जिसको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के नाम से जानते हैं। तो कभी भी आप ये वर्ड सुने, कहीं भी पढ़े, तो ध्यान रखिएगा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देखो, क्वाड्री, टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब वर्ड जो है ये 1 2 3 4 के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वाड्रिजेमिना रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 छोटे छोटे, जेमिना इज लाइक अ लोब्स। तो मिड ब्रेन के अंदर छोटे छोटे 4 लोब्स होते हैं बच्चों, ठीक है, जिनको, इन्हीं को हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का नाम देते हैं। जैसे कि सुपीरियर कॉलिकुलाई है और इंफीरियर कॉलिकुलाई है, शायद ये पॉइंट भी हम लोगों ने बच्चों डिस्कस किया था। इनके 4, यही जो सेप्टम रीजन के पास ही जो हमें देखने को मिलती है यहाँ पे मिड ब्रेन के अंदर, तो 4 जो पेयर है उसमें से 1 2 हो गए आपके जो सुपीरियर कॉलिकुलाई हो गए, और जो 2 हो गए वो इंफीरियर कॉलिकुलाई हो गए। ठीक है, वो इंफीरियर कॉलिकुलाई हो गए। अब देखो, सुपीरियर कॉलिकुलाई क्या कंट्रोल कर रहा है? विजुअल रिफ्लेक्सेस को। मैंने क्या कहा अभी,
कि मिड ब्रेन का पार्ट है विजुअल इनपुट यानी कि रिसीव करना और उसका इंटीग्रेट करना, टेक्टाइल मूवमेंट, टच जैसे हम करते हैं, टेक्टाइल इज लाइक अ टच, ठीक है, टेक्टाइल इज लाइक अ टच, राइट। और ऑडिटरी मतलब कि जैसे कि सुनने में काम कर रहा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ बोल रहे हैं कि जो सुपीरियर कॉलिकुलर रीजन जो है ना, वो सारा का सारा विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा है। तो ये आ गया आपका किसमें, इन विजुअल इनपुट्स के अंदर आ गया, ठीक है, राइट। उसके अलावा जब इंफीरियर कॉलिकुलर यानी कि दो छोटे और लोब्स, तो ये दो और सब लोब्स हो गए, ठीक है, ये सब लोब्स हो गए, ये भी दोनों कौन से हो गए, ये भी दो सब लोब्स हो गए, ठीक है, ये भी दो सब लोब्स हो गए, राइट। तो सुपीरियर और इंफीरियर इस तरीके से। अब ये इंफीरियर वाले कंट्रोल कर रहे हैं किसको, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को, राइट, लोकेट एंड डिटेक्ट द सोर्स ऑफ साउंड। इसी तरीके से ये भी क्या करते हैं, ये फोकस करने में हेल्प करते हैं, देखने में हेल्प करते हैं ऑब्जेक्ट्स को हमारे आसपास। तो ये सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई दोनों एज सिंपल कि दो विजुअल में हेल्प कर रहे हैं और दो जो है वो आपके ऑडिटरी यानी कि सुनने में साउंड को या सोर्स ऑफ साउंड को हेल्प करते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ऑलराइट, आगे चलते हैं। उसके अलावा जो हम बात करते हैं ब्रेन स्टेम के बारे में, व्हाट इज ब्रेन स्टेम? ब्रेन स्टेम जो है आपका दो तीन चीजों से मिलके बना होता है। और जैसे कि आपका मिड ब्रेन हो गया, किसके अंदर, एक मिड ब्रेन आ गया, मिड ब्रेन के साथ साथ आपका पॉन्स रीजन हो गया, राइट, पॉन्स के साथ साथ मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया, मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया, राइट। तो ये तीन पार्ट्स मेजरली इसको मिलके बनाते हैं। ऑलराइट, so the area between the thalamus region and the spinal cord is known as the brain stem and it forms the region of the hind brain। अगर हम इस डायग्राम में देखें कि हमें स्पेसिफिक अपने ब्रेन स्टेम को टच करना है, हाथ लगाना है, अगर बाहर से ही हम सोचें तो ये वाला रीजन जो हमारा पॉन्स और लास्ट में जो रीजन हमारा स्पाइन्स के साथ जुड़ता है, ये हमारा पूरा का पूरा ब्रेन स्टेम हो गया, राइट, ये हमारा ब्रेन स्टेम हो गया। और ब्रेन स्टेम में कुछ पार्ट आता है किसका, मिड ब्रेन का, पॉन्स रीजन का और मेडुला ऑब्लांगेटा का। अब जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है पॉन्स के बारे में और सेरिबेलम के बारे में और मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में, ये दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि आप लोगों ने पढ़ा है किसके बारे में, पॉन्स के बारे में, आप लोगों ने सुना है किसके बारे में, सेरिबेलम के बारे में, ठीक है, और एक आपने सुना है किसके बारे में, मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में। ये तीनों ही जो रिलेट करते हैं ये हाइंड ब्रेन को रिलेट करते हैं, ये तीनों ही जो रिलेट करते हैं हाइंड ब्रेन को रिलेट करते हैं। तो यस, तो ब्रेन स्टेम में यानी कि हमारा जो मिड ब्रेन के साथ साथ हाइंड ब्रेन दोनों का ही कनेक्शन है। अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि ब्रेन स्टेम जो है मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन तीनों में से किस पार्ट को रिलेट कर रहा है, या मैचिंग की फॉर्म में आपसे सवाल में इनकी सब पार्ट्स डाल दिए जाएं, पॉन्स डाल दिया जाए, मेडुला ऑब्लांगेटा डाल दिया जाए, सेरिबेलम डाल दिया जाए और उसके अलावा आपके जो फोर ब्रेन के कुछ पार्ट्स डाल दिए जाए, तो सवाल ऐसे भी बन सकता है कि ब्रेन स्टेम कौन कौन से पार्ट्स से मिलके बन रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम स्पेसिफिक पार्ट्स की बात करें, जैसे कि पॉन्स है यहाँ पे, तो बताया था हमने, मैंने पीछे भी पढ़ा बताया था आप लोगों को, हम लोगों ने डिस्कस किया था सबने कि न्यूमेटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है हमारे पॉन्स के अंदर, ये आप लोगों ने चैप्टर 17 में भी पढ़ा था, जो रेगुलेट करता है ब्रीदिंग को, राइट। तो न्यूमेटॉक्सिक सेंटर के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। तो पॉन्स का फंक्शन आप यही ध्यान रखेंगे। इन सिंपल इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द ब्रेन स्टेम which links the cerebral cortex and the cerebellum। तो सेरिबेलम के साथ और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ जो है ये लिंक कर रहा है, उसका एक बेस तैयार कर रहा है, उसका एक फ्लोर तैयार कर रहा है, सिंपली रेगुलेट करता है आपकी ब्रीदिंग रिएक्शन को, राइट। पॉन्स रेगुलेट करता है, रेगुलेट ब्रीदिंग रिएक्शंस, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कैसे करता है, थ्रू दी न्यूमेटॉक्सिक सेंटर, ठीक है, थ्रू दी न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, ये भी पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। देन द मेडुला ऑब्लांगेटा, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में बहुत सी इनवॉलेंट्री मसल्स में जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, आपकी बॉडी में बहुत सारी जगह आप जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, बेटा कफिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है, आपकी स्नीजिंग में इन्वॉल्व है,
राइट, आपकी च्युइंग में इन्वॉल्व है, जैसे मतलब काफी सारी जगह मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो आपके इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। बॉडी में जितनी भी इनवॉलेंट्री मसल्स में इनवॉलेंट्री कंट्रोल हमारी बॉडी के अंदर जो चल रहा है उसको मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल करता है। बहुत सी आपकी जो बॉडी की वाइटल एक्टिविटी है उन वाइटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। शायद मैंने पॉइंट पहले भी बताया हो, जैसे कि आपके ब्रीदिंग हो गए वो इससे रिलेट करती है, सलाइवेशन है, च्युइंग मूवमेंट है, कफिंग है, स्नीजिंग है, ये सभी जो है वो इस मेडुला ऑब्लिंगेटा से रिलेट करती है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रेटिक, इज दैट क्लियर? मेडुला ऑब्लिंगेटा राइट एकदम। Yes, sir. चलें आगे। राइट, ध्यान रखिएगा। तो उसके अलावा आपके अगर इसमें एक रेस्पिरेशन मेडुला ऑब्लिंगेटा कंटिन्यू इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, यस। तो फंक्शन तो आपको लोकेशन तो पता ही है उसकी कि लोकेशन कहाँ पे है, और एक तरह से सेंटर है ये ब्रीदिंग का सेंटर है, ठीक है, मेडुला जो है। और ये कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस का सेंटर है, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन का सेंटर है, ध्यान रखिएगा मेडुला जो है, राइट। तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये सेंटर किस चीज का है, ये सेंटर है यानी कि यहाँ से कंट्रोल हो रही हैं कई सारी जो एक्टिविटीज हैं। तो यस, दैट इज द सेंटर्स which control center which control what is control respiration, control respiration, control cardiovascular reflexes, cardiovascular reflexes, cardiovascular reflexes, और उसके अलावा गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, राइट। तो ये इनको कंट्रोल करता है, ये उसका सेंटर है जो इनको मेजरली कंट्रोल करता है, ठीक है जी। उसके बाद नाउ द रेटिकुलर फॉर्मेशन, दिस इज द रीजन जो हमारे इस ब्रेन स्टेम में हमें देखने को मिल रहा है, रेटिकुलर फॉर्मेशन का नाम देते हैं। ये रेटिकुलर फॉर्मेशन हो गया हमारा, कनेक्ट कर रहा है बेसिकली थैलेमस को विद मेजर नर्व्स के साथ। थैलेमस रीजन हो गया है हमारा यहाँ पे, राइट, इसको कनेक्ट कर रहा है हमारी जो मेजर नर्व्स हैं ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की, एंड इट्स द गेट कीपर ऑफ द कॉन्शियसनेस। गेट कीपर ऑफ द कॉन्शियसनेस यानी कि कॉन्शियसनेस इससे रिलेट करती है, ठीक है। तो रेटिकुलर लाइक स्ट्रक्चर, रेटिकुलर फॉर्मेशन हो रहा है इनसाइड द मेडुला, इनसाइड द पोन्स, राइट। और जो सिंपल कनेक्ट कर रहा है थैलेमस को हमारी मेजर नर्व्स के साथ जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। तो ये सिंपल हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन हो गया। अनदर पार्ट व्हिच इज कॉल्ड द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। अब ये क्या है, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं बच्चों? देखो हमारे ब्रेन में कैविटीज होती हैं, ठीक है। व्हाट आर वेंट्रिकल्स? वेंट्रिकल्स क्या है? सिंपल, द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये हमारा एक सब टॉपिक है। हमारे ब्रेन में प्रेजेंट कैविटी को वेंट्रिकल्स कहते हैं। द कैविटीज विच आर प्रेजेंट इन कैविटीज विच आर present which are present in the human brain or the brain, in the brain of the mammal as well, in the brain it's called ventricles। तो आसान भाषा में कैविटीज वो हैं जो दांतों में हो रही हैं, वो मत समझ लेना कि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो वो कैविटीज उससे रिलेट कर दो। तो ये ब्रेन में प्रेजेंट कैविटी है। सर इस कैविटी का क्या वही वाला काम है जो दांतों में होता है? ऐसा तो किसी के मन में सवाल नहीं आ रहा ना, कहीं वो वाली कैविटीज मन में आ रही हो, दांतों वाली, राइट। तो ऐसा मत सोचना। ये वेंट्रिकल्स में क्या होता है बच्चों, इस वेंट्रिकल्स के अंदर यानी कि इस कैविटी के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। आप लोगों ने सुना है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में छोटी क्लासेस में, आप लोगों ने पढ़ा है। आपका ब्रेन बच्चों वाइटल ऑर्गन है, और इन वाइटल ऑर्गन की प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने पता नहीं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हर एक वाइटल ऑर्गन की, आप लोग हार्ट पढ़ रहे हो तो सामने स्टर्नम आ जाती है, आप लोग लंग्स पढ़ रहे हो तो रिब्स आ जाते हैं, आप लोग ब्रेन पढ़ रहे हो तो सबसे पहले हेयर्स आ जाते हैं, फिर स्कल आ जाता है, फिर अलग अलग लेयर्स आ जाती हैं, फिर उसके बाद आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उसके ऊपर वो होते हैं। ब्रेन तो बहुत अंदर जाके है, ब्रेन बहुत अंदर जाके, और उसके अंदर भी देखो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जिससे कि वो आपको शॉक से बचा सके। किसी ने पता लगा लड़ाई में आपके या आपके कोई इंजरी के टाइम पे एकदम से बहुत जोर से आपको कहीं जाके हिट हुआ,
तो उस हिट होने पे आपके जो लोब्स हैं, आपके जो इंटरनल टिश्यूज हैं, आपकी जो वेसल्स हैं, वो डैमेज ना हो। तो ये फ्लूइड उससे बचाने में हमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में हमारी कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, और ये कैविटीज के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, और वो फ्लूइड हमें हमारे ब्रेन को बचा के रखता है एट द टाइम ऑफ इंजरी। क्या ऊपर ऊपर से पॉइंट समझ आया? से यस और नो? Yes, sir. एकदम अच्छे। ऑल राइट। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन कई बार पूछ लेते हैं। अच्छा, ब्रेन तो इस बार डिलीटेड है ना कुछ पार्ट, या ब्रेन पूरा था? ईयर और आई डिलीटेड है क्लास 11th में बच्चों? 11th में ब्रेन तक है ना बस, जिसके एग्जाम नहीं हुए, जिसके हो गए? Yes, sir. कई बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं मुझे पता है, कुछ के अभी शायद नहीं हुए हैं। तो ब्रेन वाला पार्ट क्या था? मे बी कुछ पार्ट आ रहा था ब्रेन का, मैंने देखा कुछ स्कूल में कुछ पार्ट ब्रेन का है, कुछ पार्ट नहीं है। और जो ऑफिशियल जो सीबीएसई का सिलेबस था उसमें ईयर और आई रिलेटेड थे सीबीएसई लेवल पे। ऐसा ही था ना मैक्सिमम स्कूल्स में? Yes, sir. राइट। जैसे समीहन का एग्जाम हो गया है शायद, और किस किस का हो गया एग्जाम? अंतरा, रिया, ईशा, कोमल, लवेश? सर नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ, राइट। हाँ, तो ब्रेन तक ही आएगा आप लोगों के सीबीएसई में तो, ठीक है। बाकी ईयर और आई तो ऑफिशियली डिलीटेड ही है अभी फिलहाल तो नीट लेवल के लिए हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए, तो यस, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, राइट। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल करता है वेंट्रिकल्स को। समीहन, आपने क्वेश्चन पूछा था बेटा उस दिन, मैंने कहा था अगली क्लास में डिस्कस करेंगे वेंट्रिकल वाला, ठीक है। Yes, तो sir. हाँ, आपने वेंट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो बेटा 4 वेंट्रिकल से हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल जो होता है उसे हम लेटरल वेंट्रिकल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल जो होता है, व्हाट आई सेड, द फर्स्ट एंड जो सेकंड वेंट्रिकल होता है हमारा, उसे हम लेटरल वेंट्रिकल भी बोलते हैं, क्योंकि साइड में होता है। लेटरल माने कि साइड में होता है, नाम से ही पता लगता है। थर्ड जो वेंट्रिकल होता है, थर्ड जो वेंट्रिकल होता है, देखो इसमें लोकेशन भी आपको दिखाई गई है यहाँ पे। थर्ड जो वेंट्रिकल है ये आपका ये कनेक्ट करता है, फर्स्ट को कनेक्ट करता है थर्ड वेंट्रिकल, मतलब इसमें कई डक्ट्स होती हैं। जैसे एक यहाँ पे अगर मैं बात करूं सेरिब्रल एक्विडक्ट के बारे में, सेरिब्रल एक्विडक्ट आपने पूछा था शायद उस दिन ये पॉइंट, मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है। और ये सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है ये कनेक्ट करती है फर्स्ट और थर्ड वेंट्रिकल को। ध्यान रखिएगा, ये इन इन वेंट्रिकल्स का आपस में कनेक्शन होता है, इन वेंट्रिकल्स का आपस में कनेक्शन होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ वेंट्रिकल की। सो यस, फर्स्ट और जो थर्ड वेंट्रिकल्स होते हैं, ये फर्स्ट और थर्ड वेंट्रिकल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। सवाल पूछ सकते हैं, थर्ड वेंट्रिकल जो है, फर्स्ट वेंट्रिकल जो है, फर्स्ट थर्ड वेंट्रिकल्स कनेक्टेड हैं, और उसके बाद ये जो है आपस में ये कनेक्ट होता है किसके साथ? फोर्थ वाले के साथ। ये कनेक्ट होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं? विद द सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है इनको कनेक्ट करके रखता है, ठीक है जी। और उसके अलावा फोर्थ वेंट्रिकल्स भी नीचे की तरफ जब हम आते हैं, पोन्स से नीचे की तरफ, तो देखो ये वाला जो रीजन है पोन्स वाला रीजन हो गया हमारा, दैट इज द रीजन ऑफ द पोन्स वाला रीजन हो गया। यहाँ पे ये ब्रेन स्टेम की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे लोकेटेड है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। इसके नीचे मेटासेल कैविटी आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा सेरिबेलम हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे और आएंगे तो मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा, राइट। तो ये आसपास कैसे देखोगे कि ये जो है आसपास आपके होगा, पॉन्स के आसपास हो जाएगा जो फोर्थ कैविटी होगी, राइट। तो 4 वेंट्रिकल, 4 कैविटीज हमें देखने को मिलती हैं जिनके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कनेक्ट फिल्ड होता है। और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है आपके, जो मेजर फंक्शन है बच्चों, ये मेजर फंक्शन है इसका, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। देखो सेरिब्रो वर्ड आ रहा है सेरिबेलम और सेरिब्रम से, ठीक है। सेरिब्रो वर्ड आ रहा है सेरिब्रम से, ठीक है। और उसके अलावा जो स्पाइनल है वो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेट कर रहा है, तो दोनों के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, इसलिए वो जो ओवरऑल जो वर्ड बना वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बन गया। मेजर फंक्शन आप लोगों से पूछ लेते हैं कई बार सीबीएसई में भी कि सेरिब्रोस्पाइनल का फंक्शन क्या है। तो ये एक्ट करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर्म कैसे होता है, एक आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे सवाल, कैसे फॉर्म्ड होता है? हाउ
cerebrospinal fluid formed inside the ventricles। ये कैसे फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। राइट, फंक्शन तो हमें समझ आ गया, ठीक है, होम्योस्टासिस में कंट्रीब्यूशन देता है। अच्छा बच्चों, होम्योस्टासिस का मतलब भूले तो नहीं है ना, होम्योस्टासिस में कंट्रोल कर रहा है। क्या पढ़ा था हमने होम्योस्टासिस चैप्टर 1 में, याद है सबको? Regulation of body temperature. या रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर पढ़ेंगे इसके बारे में आप। ये होम्योस्टासिस को और डिटेल में पता है कहाँ पे पढ़ेंगे? एक तो आपने पढ़ा चैप्टर 1 में, उसके बाद आप यहाँ थोड़ा सा पढ़ रहे हो, आप पढ़ोगे क्लास 12th में इकोलॉजी की यूनिट में, जहाँ पे आप पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो बच्चों अडेप्टेशन के ऊपर। तो वहां पे पढ़ोगे रेगुलेटर्स के बारे में, कन्फॉर्मर्स के बारे में, अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, हम उनके अंदर आते हैं जो रेगुलेटर्स होते हैं। वी कैन रेगुलेट द होम्योस्टासिस, हम उसको कंट्रोल करते हैं, और ये कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारा ब्रेन। राइट, तो क्वेश्चन पे आते हैं वापस से, हाउ CSF फॉर्म्ड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैसे फॉर्म्ड होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फॉर्म्ड होता है बाय द choroid plexus, formed by choroid plexus। Now what is this choroid plexus? ये choroid plexus क्या होता है बच्चों? choroid plexus जो है, ये सिंपली अगर मैं बताऊं तो ये एक तरीके का नेटवर्क है हमारे ब्रेन के अंदर। ये कई लेयर्स होती हैं, ठीक है, लेयर्स होती है। सबसे पहले मैं कहूंगा इसको कि ये कई लेयर्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की लेयर्स होती हैं। ओके, एक बात। दूसरी बात मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये एक तरह का नेटवर्क है, इन लेयर्स के अंदर एक तरह का नेटवर्क है। तो सिंपल की नेटवर्क्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, सिंपल नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स का ये एक नेटवर्क हो गया। अब जैसे कि अब इसमें भी पता है, इसमें भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि 5 कोरॉइड प्लेक्सस होते हैं, सिंपल 5 कोरॉइड प्लेक्सस होते हैं, ठीक है, 5 कोरॉइड प्लेक्सस होते हैं। राइट, जो इसको फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं CSF का। अब 2 मेजर प्लेक्सस होते हैं, ठीक है, 2 मेजर प्लेक्सस होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं इसे। 2 मेजर प्लेक्सस होते हैं, 2 मेजर प्लेक्सस, ठीक है, 2 मेजर प्लेक्सस जो हमारे कहां पे प्रेजेंट होते हैं? लेटरल वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर लोकेटेड होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। और 2 माइनर प्लेक्सस होते हैं, 2 माइनर प्लेक्सस होते हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो थर्ड वेंट्रिकल में होती है, वो थर्ड वेंट्रिकल के अंदर होती है। उसके अलावा एक और आपका एक और माइनर प्लेक्स होता है, जो क्योंकि लोकेशन अलग होती है इसलिए डिवाइड कर दिया मैंने इसको, लोकेशन अलग होती है, वो होता है आपका फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर, वो होता है आपका फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। तो ये अलग अलग तरह की लोकेशंस हमें इनकी देखने को मिलती है कोरॉइड प्लेक्सस की। तो इन सिंपल कोरॉइड प्लेक्सस जब वर्ड आएगा तो आप कहेंगे कि कोरॉइड प्लेक्सस जो है वो एक लेयर है, ये वो लेयर है जो फॉर्मेशन कर रही है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या ये सारी एक ही जगह लोकेटेड होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग वेंट्रिकल्स हैं अलग अलग लोकेशन पे, तो इसलिए ये सेरिब्रो जो कोरॉइड प्लेक्सस हैं, यानी कि ये जो लेयर है इनकी लोकेशन भी अलग अलग है, कुछ मेजर है और कुछ माइनर है। सर मेजर और माइनर क्यों? क्योंकि बेटा मेजर और माइनर इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है वो थोड़ा लार्ज स्पेस है। आई रिपीट माई पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है वो थोड़ा लार्ज स्पेस है, क्योंकि वो सेरिब्रम के अंदर देखने को मिल रहा है, और सेरिब्रम एक मेजर पार्ट है आपका। राइट, तो इसलिए इनकी जो लोकेशंस के अकॉर्डिंगली ये मेजर और माइनर प्लेक्सस के अंदर हमने इनका डिवीजन कर दिया। ये पॉइंट क्लियर सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए गुड। ऑल राइट, देखो कुछ और पॉइंट्स आप लोग ये करेंगे, कुछ ये किताबी पॉइंट्स और लिखे हुए हैं आपके इस पे, ठीक है। इट गिव्स द बायोन्सी टू द ब्रेन, ठीक है, बायोन्सी आप लोगों ने पढ़ा है, एंड रिड्यूस द प्रेशर एट द बेस, मतलब प्रेशर रिड्यूस करना बेसिकली, हेल्प कर रहा है न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द न्यूरॉन्स, राइट, और ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स को टू द वेरियस एरियाज ऑफ द ब्रेन। ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है, हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेजर आप पॉइंट याद रखेंगे, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। दूसरा मैंने बोला कि शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर आती है हमारी, जब हम बात करते हैं अच्छा एक 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 क्वेश्चन और आया है यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए। तो कई बार आपने ऐसा सुना है कि
जैसे किसी स्पेसिफिक रीजन में बॉडी के पानी भर जाना, जैसे आपने सुना होगा कि ब्रेन में पानी भर गया, ऐसा कुछ सुना है? Yes, sir. जैसे आप सुनते हो कि लंग्स में पानी भर गया या कहीं पे ऐसे डिजीज आप सुनते हो, ऐसे आप लोगों ने सुना होगा ब्रेन में पानी भर जाना। वो क्या है वो? अगर ये ब्लॉक्ड हो गए, अगर ये रीजन जो हम बात कर रहे हैं ना, अगर ये ब्लॉक हो गए, तो इनके ब्लॉकेज की वजह से हम उसको बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस। एक वर्ड आता है हाइड्रो मेडिकल, ये वो है टर्म है, जब आप डिसऑर्डर्स या डिजीज पढ़ेंगे आगे तब इसको यूज करेंगे। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस। ये वही है सिंपल पानी भर जाना, ठीक है। तो ये सिंपल जब सिफालिस इस रीजन के अंदर देखने को मिल रहा है, सिफालिस रिलेटेड टू द ब्रेन, तो अगर ये ब्लॉक्ड होती है इनकी फंक्शनिंग, तो ये ब्लॉकेज की वजह से वो फ्लूइड अंदर ही रह जाता है और ना उसकी कोई मूवमेंट ऐसे को नहीं हो पाती। और इवन जो बाकी के जो फंक्शनिंग चल रही है, जैसे आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं, हार्मोन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो रुक जाती है एक तरीके से। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये हार्मफुल होती है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो मूवमेंट रुक जाती है उस टाइम पे उनकी, ठीक है, एक्सचेंज होना रुक जाता है, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रॉपर जो ट्रांसफर वो कर रहे हैं वो रुक जाती है, ठीक है, न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन रुक जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है सिंपल। तो इसलिए वो थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है। वो आगे जाके हो सकता है कि वो ट्यूमर का फॉर्म ले ले और फिर वो ब्रेन कैंसर तक हो सकता है। समझे बीमारियां कैसे बन जाती हैं इनसे दूसरी? चलिए आगे चलते हैं। देन स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो यहाँ बताया गया है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो 42 टू 45 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गई, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन बताई गई है उसकी, 2 सेंटीमीटर थिकनेस हो गई उसकी, ठीक है। अच्छा वेट नहीं लिखा है, तो वेट भी लगभग मान लीजिए कि वेट जो है इसका अ, थोड़ा सा वेरी करता है, 35 ग्राम के आसपास हो गया, ठीक है, 35 ग्राम के आसपास हो गया, राइट। और लॉन्गर है, लार्जर है, लोअर सर्वाइकल से लेके आपके लंबर रीजन तक देखने को मिलती है। थोरासिस, सर्वाइकल, थोरासिस, लंबर, पूरा स्पाइनल एरिया कवर कर रहा है हमारा। और ग्रो कर जाती है टिल 4 to 5 ईयर्स तक। ग्रो करने से मतलब है कि जो मेच्योर है, जो मेजर फंक्शन है, वो सारे 4 to 5 ईयर्स तक होने स्टार्ट इसके कंप्लीटली हो जाती है। It acts like a link between the brain and the various part of the body. Yes, ये लिंक कर रहा है हमारे वेरियस पार्ट से। बच्चों कितने सारे आपके ऐसे एक्शंस होते हैं ना, शायद आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, शायद हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, कि जहाँ पे कई बार ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, या कई बार आपके जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उसमें स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। से यस और नो? Yes, sir. हाँ, मैसेजेस को लेके जाना, मैसेजेस को लेकर आना। एफेरेंट न्यूरॉन, एफेरेंट न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स, मैसेज पहुंच रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक विद द हेल्प ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। आप विद इन अ सेकंड का भी बहुत 10वां भाग, मतलब बहुत कम टाइम में आप रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो, मतलब आपकी मोटर जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्शन कर पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि इसका कनेक्शन होता है। यहाँ अलग अलग रीजन होते हैं आपके ब्रैकियल, कई रीजन है जहाँ पे कि एक एक तरफ जो है वो आपके हाथों की तरफ जा रहा है रीजन, यहाँ से निकल कर, एक तरफ जो है आपके आपके पैरों की तरफ निकल रहा है एक रीजन। इसी स्पाइनल कॉर्ड से एक रास्ता है, एक लंबा रास्ता है इसी स्पाइनल कॉर्ड से जो निकल रहा है बच्चों आगे की तरफ। जैसे कि ये डायग्राम आपको समझाने में थोड़ी सी हेल्प करेगा। तो ये क्रॉस सेक्शन लाइक ए स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ द बटरफ्लाई शेप्ड and gray matter in the center which contain the cell body and dendrites and the and synapse। देखो होता क्या है कि हमारा जो हाइंड ब्रेन है बच्चों, वो यहीं कहीं आ रहा है हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन है यहीं कहीं आ गया आपका नीचे, ठीक है। यहाँ पे आप पॉन्स पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप मेडुला पढ़ रहे हो, वो सारे रीजन ब्रेन से बाहर निकलता है। एक ब्रेन इसी रीजन से बच्चों यहां से बाहर निकलता है, जिसे हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम, ठीक है, फोरामेन ऑफ मैग्नम, ठीक है। अब फोरामेन ऑफ मैग्नम से बाहर आकर जो एक यहाँ पे ना इस रीजन में बच्चों यहाँ न्यूरल कैनाल आ जाता है। ये पूरी की पूरी एक न्यूरल कैनाल है आपकी, यहाँ से बाहर निकल के न्यूरल कैनाल में आ रहा है। और पता है यहीं से ये कुछ पार्ट जो है यहाँ से निकलती है एक ब्रैकियल स्वेलिंग,
ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रैकियल रीजन। तो यहाँ से एक पार्ट निकल रहा है, इसको बोलते हैं ब्रैकियल स्वेलिंग रीजन। ठीक है, यहाँ से ब्रैकियल्स निकल रही हैं और ये क्या कर रही है, यहाँ से ना हाथ निकलता है बेसिकली। यहाँ से आपकी जो सेंसरी जो सेंसरी जो एक्शंस हैं वो यहाँ से आपके इस हाथों की तरफ जाएंगे, यहाँ से इन हाथों की तरफ जाएंगे और यहाँ से निकलती हैं आपके लोअर रीजन की तरफ जो आपके पैरों की तरफ जाएंगे। यहाँ होती है एक लंबर स्वेलिंग, यहाँ होती है एक लंबर स्वेलिंग। ध्यान रखिएगा, यहाँ से वो रिफ्लेक्स एक्शन जा रहे हैं आपके पैरों की तरफ। आपने पैर हटाया, पैर पड़ा आपका कहाँ पे, पैर पड़ा आपका किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे, रोड पे चलते चलते कील लग गई आपकी और आपने तुरंत पैर हटा लिया, यहाँ से कहीं ना कहीं वो कनेक्शन पहुंचा है आपके इस पार्ट तक और वापस आया फटाफट से तुरंत और आपने पैर को हटा लिया आपने। दैट इज अ रीजन विच इज कॉल्ड द लंबर स्वेलिंग। देयर इज आल्सो रीजन, यहाँ पे आपने हाथ को हटा लिया तुरंत, आपने अपने हाथ को टच किया और एकदम से आपने तुरंत हाथ को हटाया, यहाँ से वो ब्रैकियल स्वेलिंग की वजह से निकला। बहुत सारे रीजन है यहाँ पे, ये पाया मैटर भी है, यहाँ पे ड्यूरा मैटर भी है, यहाँ पे राकिनॉइड है। मैं सिर्फ यहाँ स्पाइन की बात कर रहा हूँ, मैं हिंड ब्रेन से निकल के यहाँ पे स्पाइन की बात कर रहा हूँ, राइट। तो एक कॉन्टिन्यू पार्ट है यहाँ पे मेडुला ऑब्लिंगेटा का। ये एक स्पाइनल कॉर्ड जो है सिंपल, ये एक कॉन्टिन्यू पार्ट है आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा का। यहाँ पे आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा भी है और स्पाइनल कॉर्ड जो है दैट इज अ सिंपल, एज सिंपल कि ये एक कॉन्टिन्यूअस पार्ट है आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा का, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रीजन्स में इनके जो एक्शंस हैं वो फैल सके हमारे अपर लिम्स में, लोअर लिम्ब में, इनका कनेक्शन यहाँ से होता है। ये पॉइंट समझे? तो यस और नो? यस सर। बच्चों ये पॉइंट दोबारा बताऊं, ये पॉइंट समझ आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट समझ आया? कौन कौन है अभी? ईशा, रिया, प्रियांशी, अंतरा, कोमल, समीहन, बड़े पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, अरे yes, sir. हाँ देखो, नहीं आया तो बताओ, दोबारा बताऊंगा नहीं तो। सिंपल मैंने ये बोला कि यहाँ ब्रेन से, आपके हाइंड ब्रेन से मेडुला ऑब्लिंगेटा का जो आगे पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड जो कनेक्ट कर रही है आपके अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के साथ, कनेक्शन है यहाँ पे। जो कनेक्शन आपका हो रहा है ब्रैकियल स्वेलिंग से, यहाँ से हाथ निकलता है आपका, जो ब्रैकियल स्वेलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से हाथ निकलता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्रैकियल स्वेलिंग से क्या हो रहा है, यहाँ से हाथ निकलता है, इसको ऐसे याद रहेगा आपको ये। ठीक है, यहाँ से हाथ निकलता है। ठीक है, और उसके अलावा जो मैं लंबर स्वेलिंग की बात कर रहा हूँ, जो मैं लंबर स्वेलिंग की बात कर रहा हूँ, इसको याद रखिए कि यहाँ से पैर निकलता है। ठीक है, यहाँ से पैर निकलता है। ठीक है जी, इसको ऐसे याद रखिए, राइट। तो ये क्रॉस सेक्शनल है स्पाइनल कॉर्ड का। अब उसके बाद जब हम देखते हैं कि यहाँ कई पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं, ग्रे मैटर एज अ डॉर्सल वेंट्रल एंड लिटरल हॉर्न्स। देखो होता क्या है, जो आउटर पार्ट होता है ना हमारा, जो आउटर पार्ट होता है, इसका आउटर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, आउटर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब ये होता है हमारा कौन सा, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट मैटर। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा, व्हाइट मैटर। और जो इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उसे हम कहते हैं कौन सा, ग्रे मैटर। उसे हम कहते हैं क्या, ग्रे मैटर। ठीक है, अब ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सम डॉर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न्स रीजन, ठीक है, अब इनके डॉर्सल और वेंट्रल हॉर्न्स के और इनके फॉर्मेशन हो जाने की वजह से जो व्हाइट मैटर है वो कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, देखो हमने पढ़ा था माइलिनेटेड फाइबर, नॉन माइलिनेटेड फाइबर, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। जब यहाँ हम बात करते हैं डॉर्सल और वेंट्रल हॉर्न के बारे में, तो व्हाइट मैटर के भी कई सेगमेंट्स हो जाते हैं, राइट। व्हाइट मैटर के भी कई सेगमेंट्स हो जाते हैं, राइट। और ये जो सेगमेंट्स हैं इनको हम नाम देते हैं व्हाइट कॉलम का, या फिर हम इनको नाम देते हैं लाइक फनिकुलस भी आप पढ़ेंगे, मैं लिख देता हूँ कि लाइक due to formation of dorsal and ventral horns
हॉर्न इज लाइक अ रीजन जहां से डॉर्सल साइड से वेंट्रल साइड से जो व्हाइट मैटर और जो ग्रे मैटर की बात हो रही है उनके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न, white matter white matter is divided white matter is divided into four segments into फोर सेगमेंट्स। ठीक है, चार सेगमेंट्स में डिवीजन हो गया साहब। और इन सेगमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं, मैंने कहा इन सेगमेंट्स को हम व्हाइट कॉलम का नाम देते हैं। ठीक है, इन्हें हम व्हाइट कॉलम का नाम देते हैं या फिर हम इनको फनिकुलस का नाम भी देते हैं। ठीक है, या फिर हम इन्हें फनिकुलस का नाम भी देते हैं। अब डॉर्सल और वेंट्रल हॉर्न जो कंटिन्यू करते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, ये दोनों ही डॉर्सल एंड जब हम बात कर रहे हैं वेंट्रिकल हॉर्न्स के बारे में। ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रिकल जो है ये हॉर्न जो है दोनों, ये कंटिन्यू जो कर रही हैं, ये कंटिन्यू करते हैं एज अ ट्यूब लाइक फॉर्म, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आगे कंटिन्यू करते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको हम बोलते हैं डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। ठीक है, ये बनाते हैं डॉर्सल रूट एंड द वेंट्रल रूट स्ट्रक्चर, राइट। उसके अलावा डॉर्सल रूट में गैंग्लिया जो प्रेजेंट होते हैं, गैंग्लियन सेल पड़ी थी बच्चों, याद है गैंग्लिया, गैंग्लियन सेल पड़ी थी Yes, sir. उसके अंदर। यस, तो ये जो बनाते हैं ना, मैं यहां लिख रहा हूं इसमें अभी, तो ये जो आपके जो डॉर्सल रूट में जो गैंग्लियाज हैं, ठीक है, डॉर्सल रूट में गैंग्लियन सेल्स हैं, डॉर्सल रूट में गैंग्लिया इज प्रेजेंट। और इन्हें हम क्या नाम देते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। ये आपके न्यूरॉन्स की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज जा रहा है उन्हीं के बारे में बात हो रही है ये। ठीक है, डॉर्सल रूट में जो गैंग्लिया प्रेजेंट है उसे हम डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया के नाम से जानते हैं, राइट। तो सेंसरी न्यूरॉन होती है बच्चों आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर क्या है, आपकी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन्स है। ठीक है, हमने पढ़ा है सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में, सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। और ये सेंसरी न्यूरॉन कहाँ फाउंड होती है, आर फाउंड इन फेयर इन द इन डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, सेंसरी न्यूरॉन्स जो फाउंड होती हैं आपकी वो डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया में फाउंड होती है, जो कि कैसी पढ़ी थी हमने, जो कि कैसी होती है, विचार स्यूडो स्यूडो यूनिपोलर, ये हमने पढ़ा था पॉइंट। ये कैसी होती है, स्यूडो यूनिपोलर इन नेचर, ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों। याद है ना शुरुआत में जब हमने न्यूरॉन्स के टाइप पढ़ी थी, ए पोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन, बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन, स्यूडोपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन। याद है शुरुआत में जब हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर, याद है, Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंट टाइप्स की न्यूरॉन्स पढ़ी थी। यस, अपने नोट्स में देखिएगा जाके अगर आपने लिखा है तो हमने वहां पे एक स्यूडोपोलर टाइप पढ़ी थी, स्यूडो यूनिपोलर, तो ये वही है, राइट। तो ये इनका नेचर है, ठीक है। और हमारा ये अब फंक्शनिंग जो है आगे फिर अपनी आगे स्टार्ट करती है, ठीक है जी। तो अब देखो, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है, राइट। अब आगे क्या आती है, अब अलग अलग टाइप्स की ना क्रैनियल नर्व्स होती हैं बच्चों आपकी बॉडी में। हमने जब एनिमल किंगडम पढ़ा था वहीं से स्टार्ट किया था कि हमारी बॉडी में कई टाइप की क्रैनियल नर्व्स होती है, 12 पेयर हमें देखने को मिलते हैं, राइट। याद है किसी को, हमने पढ़ा था कि पीसीज में भी, और आपकी जो रेप्टाइल्स हैं और आपके जो मैमल्स हैं, इन सभी में 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। याद है बच्चों, यस और नो? Yes, sir. हाँ जी, राइट। तो आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में इन नर्व्स का क्या रोल होता है, जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं, क्या इनकी कोई इंपॉर्टेंस होती है बच्चों, बताइए जरा, क्या इन क्रैनियल नर्व्स की कोई इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर? Conduction of nerve impulse. कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ओके। देखिए 12 पेयर्स होते हैं,
ठीक है। अब इसमें से 10 पेयर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द ब्रेन स्टेम से। आपकी बॉडी में 12 पेयर्स होते हैं क्रैनियल नर्व्स के, ध्यान रखिएगा ये 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से बच्चों का स्पाइनल नर्व्स भी पढ़ी थी आप लोगों ने, से यस और नो? स्पाइनल नर्व्स पढ़ी थी ना हमने शुरुआत में जब चैप्टर Yes, स्टार्ट sir. किया था। बच्चों इसमें होते हैं टोटल Yes, आपके sir. 31 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये एज सच हमें इतने नहीं पढ़ने यहाँ पे जितना हमें यहाँ पढ़ना है क्रैनियल नर्व्स के बारे में। अब ये जो नर्व्स होती है बच्चों, इनके अलग अलग फाइबर्स होते हैं। आपने नर्व फाइबर्स पढ़े ना भाई? नर्व फाइबर सिंपली वो है जो उस नर्व को लेके जाएंगे आगे उस ऑर्गन तक पर्टिकुलर, या आगे सीएनएस तक। भाई यही तो होगा ना भाई। कुछ होंगे आपके जो हम बात करते हैं उनके नेम के बारे में, तीन चार चीजें हमें पढ़नी है। हम तो एक तो नेम पढ़ेंगे, ठीक है, कि उस नर्व का नेम क्या है। उसके अलावा हम उसके फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फाइबर्स के अलावा हम देखेंगे कि ऑर्गन कौन सा उसके साथ रिलेट करता है, ठीक है, ऑर्गन इनर्वेट कौन सा है। उसके अलावा आपको चौथी चीज ध्यान रखनी है कि उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है। तो जैसे मैंने बोला आपको कि आपकी जो फर्स्ट होती है, जैसे कि हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व के बारे में, ऑल्फैक्टरी नर्व। अब ऑल्फैक्टरी वर्ड तो आप लोगों ने सुना है। ऑल्फैक्टरी कैसा होता है बच्चों? आपके घर में छोले भटूरे बन रहे हैं तो क्या आएगी? स्मेल आएगी नहीं आएगी? से यस और नो? मजा आ जाएगा? अरे बोलो यार। Yes, Yes, यस। sir. तो यानी कि फंक्शन क्या हो गया? ऑल्फैक्टरी का फंक्शन हो गया yes, sir. स्मेल करना, ठीक है। ऑल्फैक्टरी का फंक्शन हो गया स्मेल करना। ये आपने क्या किया? आपने इसको सेंस किया। आपके घर में बढ़िया खाना बन रहा है, आपने उसको सेंस किया, तो यानी कि फाइबर कौन से हैं वहां पे? वो है सेंसरी फाइबर। तो बच्चों ये कौन से हो गए? ये सेंसरी फाइबर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बच्चों ऑर्गन क्या आया? ऑर्गन जो इनोवेट किया उसके साथ, वो इनोवेट किया कौन सा? नोज। तो यानी कि और उसके अंदर क्या है? म्यूकोसा प्रेजेंट होती है, तो हम बोलते हैं उसको ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा इन नोज। तो यानी कि इन सिंपल में क्या कह सकता हूँ? नोज उसके साथ कनेक्ट होती है। बच्चों इस तरीके से 12 नर्व्स पढ़ते हो आप, ठीक है। कुछ सेंसरी होती है, कुछ मोटर होती है। मोटर मतलब जिसमें कि आपका जो मोटर न्यूरॉन्स भी अपना रोल प्ले करती है, जो मोटर फाइबर भी अपना रोल प्ले करती है, राइट। और कुछ होती है मिक्स्ड टाइप की, कुछ फाइबर्स होते हैं मिक्स्ड टाइप के। इस तरीके से हम इनके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देयर आर, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल जो आपकी सेंसरी नर्व्स होती हैं, ठीक है। और 3 ही होती हैं आपकी जो सेंसरी नर्व्स होती हैं जिनके साथ सेंसरी फाइबर्स होते हैं। मतलब ओवरऑल जो है यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने ओवरऑल के बारे में बात बताई है कि कुछ होती हैं जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, कुछ होती हैं जो आपकी मिक्स्ड नर्व्स होती है। मिक्स का मतलब मोटर में भी रोल प्ले कर रही हैं और सेंस करने में भी रोल प्ले कर रही हैं। और कुछ होती हैं जो सिर्फ मोटर नर्व्स होती हैं, जो मोटर फाइबर्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, राइट। और मैं उसके एग्जाम्पल्स भी आपको साथ साथ जो है उनके कई के एग्जाम्पल जो आपको बताता चलूंगा। अब जैसे फर्स्ट और सेकंड जो है, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें से फर्स्ट अभी हमने एग्जांपल लिया किसका? ऑल्फैक्टरी नर्व का। हमने फंक्शन देखा उसका स्मेल करने में, राइट। और तो नर्व का नाम क्या हो गया? ऑल्फैक्टरी नर्व। फाइबर्स कैसे हो गए? सेंसरी फाइबर। लोकेशन कहाँ पे हो गई? नोज में। बच्चों सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड आपकी कैसी होती है? सेकंड जो होती है वो होती है ऑप्टिक नर्व। सुना है ना ऑप्टिक नर्व के बारे में? ऑप्टिक नर्व, राइट। ऑप्टिक नर्व के अंदर फाइबर्स कैसे होते हैं बच्चों? से अरे सेंस, Sensory हाँ fiber. सेंस करते हो ना। कहाँ पे होते हैं पता है? रेटिना ऑफ द आई में। रेटिना ऑफ आई, हमारी आई के रेटिना, ठीक है। फंक्शन क्या है बच्चों? अरे किस में हेल्प कर रहे हैं? सिंपल विजन में हेल्प कर रहे हैं, तो विजन उसका काम हो गया। इस तरीके से आप 12 की 12 करेंगे, ठीक है। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड वाली होती है हमारी ऑक्यूलो मोटर। इसका पता है आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों को क्या करना है? इन 12 की 12 का ना चार्ट बनाना है आपको। इसी तरीके से चार्ट कैसे बनाओगे, और ये काम आज ही करना है, और जहां पे भी आप स्टडी करते हो वो सामने पेस्ट करोगे आप लोग उसको। चार्ट कैसे बनाओगे? कॉलम बनाओ अभी अपने रजिस्टर में, अभी बनाओ कॉलम। अगर आप नोट्स जो बच्चे सुन रहे हैं अभी, एक तरफ लिखो नेम, बड़ा सा बना लो, नेम, फाइबर, ऑर्गन इनर्वेटेड, ऐसे बना लो ऑर्गन इनर्वेटेड, ठीक है। और लास्ट में लिखो फंक्शन, और नाम लिखते रहो। यहाँ पे लिखो नंबर 1 ऑल फैक्ट्री। फाइबर हो गया सेंसरी, क्योंकि सेंस करने में हेल्प करे। लोकेशन हो गई नोज, फंक्शन हो गया स्मेल करना। और उस चार्ट को फाड़ के अपनी कॉपी में से अपनी टेबल पे, स्टडी टेबल पे, जहां पे भी आप लोग स्टडी करते हो, एक फिक्स लोकेशन नहीं है तो होनी चाहिए,
वहां पे उसको चिपका दो, ताकि जब आप उसको रोज देखो तो आपको पता रहे कि अच्छा ये वाली नर्व्स है, ये वाली नर्व्स है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सारी टिप्पे होनी चाहिए। तो सेकंड हो गई हमारी ऑप्टिक नर्व। फंक्शन फाइबर्स कैसा हो गया, सेंसरी फाइबर। लोकेशन रेटिना ऑफ द आई, फंक्शन हो गया विजन। तीसरी होती है ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर कैसी होती है, मोटर, ठीक है, वापस फंक्शन जैसे देना, जैसे आपकी आईबॉल मसल हो गई, ठीक है, आपकी जो आईबॉल मूवमेंट है, तो आप अपनी तरफ से मूव कर पा रहे हो ना, अपनी आईबॉल मूवमेंट कर पाते हो, देख पाते हो इधर उधर, राइट। उसके अलावा आपकी जो जैसे टीयर ग्लैंड्स होती हैं, टीयर ग्लैंड सुना है, अगर मैं ऑर्गन्स की बात करूं इसमें, ठीक है, ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूं तो ऑक्यूलोमोटर तो थर्ड हो गई, फाइबर कैसे हो गए, मोटर फाइबर हो गए। ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूं इसमें तो आईबॉल मसल में रोल प्ले करती है, ठीक है, आईबॉल मसल्स में। उसके अलावा जो आपकी सिलेरी मसल्स होती हैं वहां पे, उसके अलावा जैसे मैं बात कर रहा था टीयर ग्लैंड्स के बारे में, लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं इसको, आंसू जहां से निकलते हैं आपके, टीयर ग्लैंड्स, वहां पे लोकेशन। तो फंक्शन अगर मेजर फंक्शन अगर मैं देखूं इसका, तो आई बॉल मूवमेंट हो गया, ठीक है, आई बॉल मूवमेंट्स में अपना रोल प्ले कर रही है, ठीक है। चौथी आती है आपकी जो ट्रोक्युलर मसल होती, ट्रोक्युलर नर्व जो होती है आपकी, ठीक है, ये लोकेशन बताई गई है कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, मिड ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही है। फाइबर कौन से हैं, ऑर्गन कौन से हैं, वो अलग हो गए, राइट। फोर्थ वन जो होती है हमारी वो होती है ट्रोक्लियर, ठीक है, और इस ट्रोक्लियर को हम पैथेटिक नर्व के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। कैसी होती है ये, मोटर, फाइबर्स कैसे हैं, मोटर। बच्चों मोटर का मतलब समझ रहे हो ना, रिफ्लेक्स बैक करना, मतलब मूवमेंट में हेल्प करना, ठीक है। तो ये भी इसी के साथ रिलेट करती है, इन दोनों के फंक्शन सेम ही हैं, सेम एज थर्ड वन। बेटा आवाज आ रही है सबको मेरी, जो है अभी सेशन में, से ऐसा नो, Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. ध्यान रखिएगा। हाँ, उसके बाद आती है आपकी जो Yes, sir. लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व होती है, लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व, ये तो पता होना चाहिए, फिफ्थ क्रैनियल नर्व, ठीक है, फिफ्थ क्रैनियल नर्व क्या बोलते हैं इसको हम, ट्राइजेमिनल नर्व के नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है ये। इट इज अ लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व एंड ब्रांचेस इनटू, कहाँ कहाँ ब्रांच होती है आपके, जॉ में, स्काल्प में, फेस में। बच्चों ये अपना मैसेज पहुंचाती है वहां पे, कहने का मतलब ये है, आपकी जो क्रैनियल नर्व्स निकल रही है, जो ब्रेन से अराइज हो रही है, और आगे जाके जो आपके पर्टिकुलर ऑर्गन्स को फंक्शन कराने में हेल्प कर रही है। मैं बार बार कहता था ना कि अगर कोई मेजर नर्व कंप्रेस हो जाए या एक्सीडेंट में मेजर नर्व दब जाए, मैंने कई बार बोला है जब हम लोगों ने डिजीज की बात की है, हमने किसी इंजरी की बात की है किसी ऑर्गन से रिलेटेड, तो मैंने आप लोगों को कई बार सेशन में बोला है कि बच्चों अगर कोई मेजर इंजरी या मेजर इंजरी हो जाए और उसकी वजह से कोई नर्व कंप्रेस हो जाए या उसका फंक्शन रुक जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये वही क्रैनियल नर्व्स हैं बच्चों, अगर ये बाई मिस्टेक कट जाए, ये बाई मिस्टेक इंजर्ड हो जाए, तो सोचो वो फंक्शनिंग आपकी बॉडी की रुक जाएगी, किसी इंडिविजुअल की बॉडी की रुक जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमने पढ़ी थी, क्रैनियल नर्व्स आती हैं, स्पाइनल नर्व्स आती है, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रैनियल नर्व्स। कलेक्टिवली दोनों नर्व्स फॉर्म करती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। हमारी बॉडी में मैमल्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, एम्फीबियंस, एव्स के अंदर, सॉरी एव्स के अंदर 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स देखने को मिलती है। आपकी जो पीसीज होती हैं, आपकी जो जो एम्फीबियंस होते हैं, उनके अंदर हमें 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स देखने को मिलती है। और हम मैमल्स में बात कर रहे हैं पांचवी क्रैनियल नर्व्स की, जो लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व होती है, जिसे हम डेंटिस्ट नर्व के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, डेंटिस्ट नर्व क्यों बोलते हैं इसको, डेंटिस्ट नर्व क्यों बोलते हैं, रीजन है उसका, क्योंकि ये जॉ के तरफ मैसेज लेके जा रही है, ठीक है। कैसी होती है ये, मिक्स्ड नेचर की होती है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सेंसरी भी है और मोटर भी है। मिक्स्ड क्यों बोल रहा हूं, बोलो, क्योंकि सेंसरी भी है और मोटर भी है। ये पॉइंट समझ आया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑर्गन कौन से हो गए, आपकी जो जॉ हो गए, स्कैल्प हो गए, फेस हो गए, उसके बाद कई स्किन भी है जिसके साथ ये फंक्शन अपना कर रही है, ठीक है। हमारा जो फेस बोल रहा है ना, तो फेस से मतलब है इनका कि जो लाइक जो हमारी मसल्स हैं,
मसल्स ऑफ हेड रीजन, तो वो कंट्रोल कर रही है यहाँ से फंक्शन, राइट। तो कई बार अगर इंजरी हो जाए, अगर डेंटिस्ट अपना काम गलत कर दे बाय मिस्टेक, अगर कोई रूट कैनाल कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो इस नर्व का ध्यान रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा, बोलो। अगर मान लीजिए कि कोई मेजर कोई सर्जरी चल रही है फेस रीजन में, या कोई अगर डेंटिस्ट अपना रोल प्ले कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक दांत को ठीक करने में या कुछ भी फंक्शन में, तो उनको इन नर्व्स का ध्यान रखना पड़ता है। शायद जब हम लोगों ने जॉ पढ़ा था और हमने सबलिंगुअल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, मैंडिबुलर ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे शायद हमने इस नर्व को देखा था। उस स्ट्रक्चर में नहीं देखा था तो जाके देखिएगा, मैंने शायद डिस्कस किया था वहां पे। ठीक है, तो लार्जेस्ट नर्व होती है आपकी। फिर हम बात करते हैं आगे सिक्स नर्व की। Sir, अरे ये क्या हो गया, ओके। sir, which organ यस is बेटा, associated with tear glands? ईयर ग्लैंड बेटा आई के साथ, Okay, sir. आई के पास, हाँ आई पता है कहाँ पे लोकेटेड होती है आपकी। जब आप आई देखते हो तो आपकी आई में इस कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि ये आपकी आई रीजन हो गया, ठीक है। और आपकी आई में कुछ यहाँ आपका फोरहेड रीजन हो गया ये, और यहाँ पे आपकी होती है लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड। और यहाँ से निकलते हैं फिर आई, और इसके साथ आते हैं आपकी आई में, और यहाँ से आपकी आंसू जो है टीयर जो है वो बाहर आते हैं। ठीक है बेटा, Yes. पढ़ेंगे आगे जब आई बताऊंगा ना तब वहां पे डिस्कस करेंगे। अब सिक्स आती है, फिर सिक्स जो होती है एब्ड्यूसेंस। सिक्स पे जो आती है आपकी, जो सिक्स जो क्रैनियल नर्व होती है उसे बोलते हैं एब्ड्यूसेंस। ठीक है, ये नर्व का नाम हो गया। कैसी होती है ये, सेंसिटिव फाइबर्स की बात करें तो मोटर फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गन की बात करें तो ये भी आईबॉल मसल्स में हेल्प करती है, आईबॉल मूवमेंट में हेल्प करती है, उसी के साथ रिलेट होती है। लाइक मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ, लाइक थर्ड एंड फोर्थ उसी के साथ रिलेट करती है। फिर हम आते हैं फेशियल नर्व्स के बारे में। जो सेवंथ होती है आपकी, यहाँ पे सीधा टेंथ लिखी है, आपको सेवंथ पढ़नी है पहले। फिर जो सेवंथ होती है आपकी उसे बोलते हैं फेशियल नर्व। ठीक है, नाम होता है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व के बाद हमें जो नाम हमें देखना है कि सेंसरी है या मोटर है। तो फेशियल नर्व जो होती है वो मिक्स्ड होती है बच्चों, मिक्स्ड होती है। आप जानते हैं कि आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं, आपकी जो जितनी भी जो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं, आपकी जो नेक मसल है, आपका जो इंटरनल ईयर है, उन सब की फंक्शनिंग ये फेशियल नर्व देखती है। क्या क्या कहा मैंने, आपकी जो टेस्ट बर्ड्स हो गए बच्चों, ठीक है, आपका जो इनर ईयर हो गया, ठीक है, आपका जो सेलिवरी ग्लैंड्स हो गई, ठीक है, उन सभी के साथ ये फंक्शन अपना रोल प्ले करती है, जो ये सेवंथ क्रेनियल नर्व होती है। इवन हमारी जो नेक मसल होती है, नेक मसल के साथ भी इसका कनेक्शन होता है। ठीक है, कई बार देखा होगा ना कि डायरेक्टली वो जो मूवीज में जैसे आपने देखा हो कि वो चाकू रखते हैं गर्दन पे, है ना, वो गर्दन पे जो नेक पे जो चाकू रखते हैं ना, वो क्या करते हैं, मतलब वो जो वेल ट्रेंड होते हैं, जो वेल ट्रेंड होते हैं उनको सिखाया जाता है कि यहाँ पे ये नर्व है उसको काट दो तो सारी सप्लाई रुक जाएगी। ठीक है, नेक मसल की इंटरनल ईयर की सारी, धीरे धीरे फिर वो ब्लड लॉस तो हो ही जाएगा। अगर ये नर्व पर गई तो वो सारे फंक्शंस भी, देखो इतने सारे फंक्शंस हैं, ये सारे रुक जाएंगे, और भी फंक्शंस है वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये ऑर्गन इनके साथ कनेक्टेड होते हैं। टेस्ट में, टेस्ट में हेल्प करेगा, यानी कि फंक्शन क्या लिखोगे, टेस्ट में हेल्प करेगा। सेलेवरी ग्लैंड है तो सलाइवेशन में हेल्प करेगा। नेक मसल है तो नेक मूवमेंट में हेल्प करेगा, और उसके अलावा टीयर सिक्रेशन में भी हेल्प करेगा। इनर ईयर की बात आ रही है बच्चों, यहाँ पे इनर 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 ईयर का आपका मेन फंक्शन होता है बॉडी बैलेंस करना और हियरिंग करना। तो हियरिंग आपको जो इक्विलिब्रियम हियरिंग वही खत्म हो जाएगी, आदमी वैसे ही गिर जाएगा अगर ये नर्व कट गई। अगर ये सेवंथ फेशियल नर्व काट दी जाए तो आदमी तो वैसे ही गिर जाएगा, क्योंकि उसके जो इनर ईयर है उसकी फंक्शनिंग रुक जाएगी। और इनर ईयर का मेजर फंक्शन क्या है, बॉडी को बैलेंसिंग करना। इनर ईयर का मेजर फंक्शन क्या है, सुनना, साउंड्स को, वाइब्रेशंस को लेना। तो वही जब रुक जाएगा, अगर किसी चोर ने ये नर्व ही कट कर दी तो आदमी तो वैसे ही गिर जाएगा बच्चों, राइट। तो काम क्या क्या हो गए, काम रिलेट करते हैं टेस्ट से, काम रिलेट करते हैं किससे, इनर ईयर से, काम रिलेट कर रहा है सेलिवरी ग्लैंड से, काम रिलेट कर रहा है नेक मसल से, तो नेक की मूवमेंट हो गई, राइट। ये सारे फंक्शंस आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखने हैं। ठीक है जी, राइट, क्लियर ये पॉइंट बच्चों।
Yes, sir. Yes, sir. राइट, Yes. ओके। फिर देखो यहाँ पे एट भी मेंशन है, हम लोग एट को डिस्कस करते हैं। जो एट होती है आपकी, वो होती है ऑडिटरी नर्व, ठीक है, वो होती है ऑडिटरी नर्व, ठीक है जी, ऑडिटरी नर्व। अब ऑडिटरी नर्व आपको नाम से पता लग रहा है, आप लोग सुनते हो। एक मिनट, सिक्स हो गई, फेशियल हो गई हमारी, एट, ठीक है, ऑडिटरी नर्व। अब बेटा सुनते हो तो क्या करते हो, सेंस करते हो ना, सेंस करते हैं, ठीक है, सेंस करते हैं। तो सेंस करने यानी कि जो फाइबर्स हो गए वो सेंसरी फाइबर्स हो गए यहाँ पे, सुनते हैं तो सेंसरी फाइबर कहाँ पे होती है, ये इंटरनल ईयर के साथ, इसका स्पेसिफिक ऑर्गन जो है वो इंटरनल ईयर हो गया। क्योंकि हमारा इंटरनल ईयर ही दो काम बताए मैंने, आगे पढ़ोगे ईयर में। इंटरनल ईयर बॉडी बैलेंसिंग और हियरिंग, सुनने में काम करता है, ठीक है। और तो वही आप उसके फंक्शन हो गए, हियरिंग हो गया, जैसे बैलेंसिंग हो गई, ठीक है, हियरिंग हो गया। और इक्विलिब्रियम, हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे बार बार, इक्विलिब्रियम उसके लिए बात आ गया। फिर आती है आपकी जो नाइन्थ हो गई, जैसे अब ये बोलते हैं कि 9th to 12 जो ओरिजिनेट होती है मेड्यूला रीजन से, हाँ बिल्कुल, ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हो गए बच्चों जहां से ये ओरिजिनेट हो रही है। और मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो फंक्शंस, जिन ऑर्गन्स के साथ वो इनर्वेटेड है, जिन ऑर्गन्स के साथ उसका फंक्शन है, मैं वो यहाँ पे बार बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो लाइन है आपको ये बताती है कि ब्रेन के कौन से पार्ट से ये क्रैनियल नर्व ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। फिर आती है नाइन्थ। नाइन्थ जो होती है आपकी वो नाइन्थ वाली जो होती है, नाइन्थ क्रेनियल नर्व होती है, जो कि आपकी होती है ग्लोसोफेरिंजियल, 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 GLO है ये, ग्लोसोफेरिंजियल कैसी होती है ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है। अच्छा, मिक्स का मतलब सेंसरी और मोटर दोनों का काम करेगी, ठीक है, ओके। अब फेरिंजियल वर्ड किससे रिलेट कर रहा है, फेरिंजियल वर्ड रिलेट कर रहा है फैरिंग्स से, ठीक है, फैरिंग्स से, राइट। फैरिंग्स के साथ साथ यानी कि जो काम अपना करती है किसके साथ, टंग के साथ, ठीक है, टंग के साथ, ठीक है, टंग के साथ प्लस सलिवरी ग्लैंड, ठीक है, सलिवरी, राइट, ग्लैंड के साथ रोल प्ले करेगी। तो टेस्ट में, सलाइवेशन में, आप जो स्वैलोड करते हो फूड को, वो सब इसके फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट में जब भी आपका टंग आ रही है तो टेस्ट में अपना रोल प्ले करा। अच्छा, फायरिंग्स क्या करता था, स्वैलोइंग में हेल्प करता था ना। तो फंक्शंस आप इसके क्या क्या लिखोगे, जैसे टेस्ट हो गया, ठीक है, सलिवरी ग्लैंड आ गई तो सलाइवेशन हो गया, ठीक है, सलाइवेशन हो गया। उसके अलावा स्वेलोविंग में आपको हेल्प करेगा फूड को स्वेलो करने में, राइट। तो ये उसके सारे फंक्शन हो गए बच्चों, ये उसके फंक्शन हो गए। फिर बात करते हैं हमारी लॉन्गेस्ट नर्व के बारे में। हमारी एक तो थी लार्जेस्ट, एक तो थी लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व, और एक है हमारी लॉन्गेस्ट क्रैनियल नर्व, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, जो 10th क्रैनियल नर्व होती है वो लॉन्गेस्ट होती है, जिसका नाम क्या है, वैगस नर्व, नाम याद रखिएगा, वैगस नर्व। कैसी है ये, लॉन्गेस्ट क्रैनियल नर्व है ये, लॉन्गेस्ट क्रैनियल नर्व है आपकी बॉडी की, हमारी बॉडी की, जो कि है लॉन्गेस्ट है, तो फिर तो काम भी बहुत ज्यादा होगा, है कि नहीं, है बच्चों। अगर Yes, लॉन्गेस्ट sir. है फिर तो काम भी बहुत सारे होंगे। चलो काम की बात करते हैं यहाँ पे, 10th क्रैनियल नर्व, ठीक है, वैगस के बारे में बात करते हैं। तो यानी कि एक तो सबसे पहले कैसी होगी, जो बड़ी है तो यानी कि मिक्स्ड होगी, ठीक है, मिक्स्ड होगी। ये ध्यान रखना, जो बड़ी नर्व है ना वो आपको मिक्स्ड ही देखने को मिली, जैसे ट्राइजेमिनल की बात की हमने, वो भी मिक्स्ड है, दोनों के फंक्शन है, राइट। तो वैगस भी मिक्स्ड है, मोटर भी है, सेंसरी फंक्शन भी अपना रोल प्ले करती है, यानी कि लेती भी है सेंसरी जो स्टिमुलाई होती है, और उसका रिस्पॉन्ड भी करवाने में अपना रोल प्ले करती है। मैसेजेस वहां से जाते भी हैं और मैसेजेस वहां से आते भी हैं, टू वे है, ऐसा समझ लो, मिक्स जो है वो टू वे है, ठीक है, लॉन्गेस्ट है, ठीक है। और जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया आपका, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, रिलेट करेगी उसके साथ। अच्छा, फायरिंग्स भी लिख देते हैं यहाँ पे, ऊपर से आ जाते हैं, ठीक है, फायरिंग्स हो गया, ठीक है, फायरिंग्स के साथ भी रिलेट करेंगे, ठीक है। आपका हार्ट जो है रिलेट करती है उसके साथ, फंक्शन कराती है उसको, ठीक है। पैनक्रियाज हो गई ग्लैंड, ठीक है भाई, लार्जेस्ट है ना, तो लार्जेस्ट, लॉन्ग, सॉरी लॉन्गेस्ट है ना, बार बार लार्जेस्ट नहीं बोल रहा, लॉन्गेस्ट है ना, तो लॉन्गेस्ट
होने की वजह से काफ़ी सारे फंक्शंस या काफ़ी सारे ऑर्गन के साथ इनर्वेट करेगी, राइट। उसके अलावा आपका एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, राइट। और उसके अलावा आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको मैसेज देने में लेने में अपना रोल प्ले करती है। तो फंक्शन क्या हो गए, जितने भी जो गैस्ट्रिक और पैनक्रिएटिक सिक्रीशन है, जितने भी जो गैस्ट्रिक एंड पैनक्रिएटिक सिक्रीशन है, ठीक है, पैनक्रिएटिक सिक्रीशन होते हैं, रिलेट करते हैं पैनक्रिएटिक सिक्रीशन, ठीक है। और कार्डियक रेट जो है आपका वो रिलेट करता है इसके फंक्शन कार्डियक रेट को, ठीक है। कार्डियक रेट आ जाएगा फंक्शनिंग में, फंक्शनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जितनी भी जो आपको जीआई ट्रैक में जो मूवमेंट होती है, जीआई ट्रैक की मूवमेंट जो है वो इससे रिलेट करती है, मतलब वो उसको कराने में अपना रोल प्ले करती है, ऐसा ध्यान रखिएगा। मैसेजेस जाते हैं वहाँ पे, जो आपके रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस होते हैं आपके, उन रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस वो इसके अंडर हैं, ठीक है, वो इसके अंदर हैं। और ये ध्यान रखिएगा, मतलब इतने। और भी पता है जो हमारे जो विसरल रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, विसरल रिफ्लेक्सेस भी, विसरल रिफ्लेक्सेस भी बच्चों इसके अंडर आते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके फंक्शन कई बार बोलते हैं ना, इसके फंक्शन जैसे आपको ये एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलते बच्चों, ये आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेंगे। हम कहते हैं ना कई बार नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे तो मेजर फोकस एनसीईआरटी पे ही रहता है, लेकिन फिर भी दो चार क्वेश्चन, पांच छह क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो थोड़े से इधर उधर से होते हैं, मतलब कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं। तो एम्स वगैरह में कई बार ये सवाल जो थे वो पूछे जाते थे पहले, अब तो खैर कॉमन पेपर हो गया। तो नर्व्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता था, जिपमर का पहले एग्जाम होता था जैसे, वो पूछे जाते थे इनके ऊपर, क्रैनियल नर्व्स के ऊपर सवाल आते थे, इनके फंक्शंस आते थे, मैचिंग की फॉर्म में सवाल आते थे। तो आप भी इसको करिएगा, आप लोग भी इसको पढ़ना अच्छे से, इसलिए मैंने बोला कि इन 12 की 12 क्रैनियल नर्व्स को लिख के, और चार चीजें, फाइबर्स, ऑर्गन्स और फंक्शन, और तीसरी पांचवी एक और लिख लेना कि ब्रेन के कौन से पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है वो, राइट। तो मोस्टली जैसे मिड ब्रेन ही है आपका, जैसे हैंड ब्रेन भी है उनके अंदर, और उसको आप अपनी टेबल पे, अगर टेबल नहीं है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है आपकी स्टडी की, तो इस चैप्टर में लास्ट में एनसीईआरटी में जहां पे आप ब्रेन का पार्ट पढ़ रहे हो, जैसे ब्रेन खत्म होता है वहां पे आप इसको लगाएंगे, उस चार्ट को अपने, राइट। तो जिससे कि जब भी आप रिवीजन करेंगे एनसीईआरटी की, आप साथ ही साथ इन 12 की 12 क्रैनियल नर्व्स को भी रिवाइज करेंगे। फिर आती है आपकी जो 11th और जो 12th होती है। और एक ध्यान रखिएगा कि इन इस वेगस नर्व की एक चीज और, लॉन्गेस्ट होने की वजह से इसकी मैक्सिमम ब्रांचेस भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, इसकी ही मैक्सिमम ब्रांचेस होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम ब्रांचेस तो होगी सर, क्योंकि इतने सारे ट्रैक, इतने सारे पार्ट्स के साथ बॉडी के ये अटैच हो रहा है, तो मैक्सिमम ब्रांचेस तो देखने को मिलेगी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, राइट। और फिर आती है आपकी जो 11th नर्व होती है, और 11th जो होती है वो आपकी स्पाइनल, स्पाइनल एक्सेसरी के नाम से जानते हैं उसको, स्पाइनल एक्सेसरी के नाम से जानते हैं। और वो कैसी होती है, फाइबर जो होते हैं उसके साथ, वो मोटर फाइबर होते हैं बच्चों। और जैसे कि आपका नेक रीजन हो गया, ऑर्गन जो एसोसिएट होते हैं स्पाइनल, जैसे नेक स्पाइन से रिलेट कर रहा है, सबसे पहले नेक आता है हमारा। नेक के साथ साथ आपकी जो शोल्डर मसल्स होती हैं, ठीक है, शोल्डर मसल्स होती हैं, वो उससे रिलेट करती है, ठीक है। उसके अलावा जैसे फ्रंट अगर मैं देखूं तो चेस्ट रीजन, जैसे कि थोरासिस रीजन हो गया हमारा, वो वहां पे उसके साथ ऑर्गन रिलेट करते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद कई जो हमारी एब्डोमिनल रीजन होते हैं, वो एब्डोमिनल रीजन भी हमारे ये क्रैनियल नर्व जो है वहां पे मैसेजेस को लेके जाती है। तो इन सिंपल मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो मसल मूवमेंट होती है इन रीजन के अंदर, उन मसल मूवमेंट को ये कंट्रोल करती है, ठीक है, उन मसल मूवमेंट को ये कंट्रोल करती है, ठीक है, राइट। तो ये होता है 11th स्पाइनल एक्सेसरी। फिर कहाँ लिखूं, चलो यहाँ लिख देता हूँ 12th वाले का। फिर जो 12th होती है आपकी जो 12th क्रैनियल नर्व होती है हमारी, तो 12th वाली जो होती है उसको हम हाइपोग्लॉसल के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसका नाम है हाइपोग्लॉसल, हाइपोग्लॉसल। और ये कैसी होती है, ये भी एक मोटर होती है। तो अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो सेंसरी कितनी थी, सेंसरी हमारे पास टोटल 3 थी बच्चों, सेंसरी कितनी थी, 3. 3 सेंसरी थी, ठीक है। बच्चों अगर आपने ऑब्जर्व किया हो मोटर को, तो अगर मैं देखूं तो मोटर जो है हमारे पास 5 हो गई, ठीक है,
कौन कौन सी थी? एक थर्ड वाली पढ़ी थी हमने, ठीक है, थर्ड वाली मोटर थी, देखो जरा, ठीक है, थर्ड वाली मोटर थी, एक आपके पास फोर्थ वाली मोटर थी, ठीक है, एक आपकी जो सिक्स्थ थी, सिक्स्थ भी मोटर थी, ठीक है, सिक्स भी मोटर थी, ये रही सिक्स, ठीक है, ये भी मोटर फाइबर्स थे, राइट। और एक आपने 11th अभी मैंने बोली आपको, 11th वाली जो है हमारी वो भी मोटर है, ठीक है, 11th कहाँ है, ये भी एक मोटर है, और 12th भी एक मोटर फाइबर है, राइट। तो 5 मोटर फाइबर हो गए, और बचे कितने? बाकी क्या आपकी मिक्स्ड बची? कितनी बची? 4 बची ना, तो 4 हो गई आपकी Yes, sir. मिक्स्ड, राइट। तो ये मिक्स्ड हो गई। तो इस तरीके से भी आपको हेल्प मिलेगी इनको याद रखने में। देखो इनको याद करना है, ठीक है, फंक्शन आपको पता लग गए हैं, इनको याद करना है, आपको पता होनी चाहिए। हाइपोग्लोसल हो गई मोटर, और टंग मसल बच्चों कहाँ पे होते हैं? ऑर्गन जो इनर्वेट होता है इसके साथ, वो टंग के साथ होता है। टंग इसलिए बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है हमारा। अगर आप सोचें कि टंग तो सिर्फ टंग है, और टंग बहुत सारी जो नर्व्स की सप्लाई है वो यहाँ से हमें देखने को मिलती है। तो ये टंग मसल्स के अंदर देखने को मिलती है, टंग इस तरीके से मूव कर पाती है। तो आपकी जो टंग की मूवमेंट है वो हाइपोग्लॉसल इस नर्व की वजह से काम कर पाती है। बच्चों ये हैं आपकी सारी जो 12 की 12 क्रैनियल नर्व्स होती है। स्पाइनल के एज सच को यहाँ पे आप लोग फंक्शन जो है वो इतने डिस्कस यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि सारे पार्ट्स में आप पूरा का पूरा फिर वो स्पाइन ही पढ़ रहे हो, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अब इसमें स्पाइनल नर्व्स के बारे में, क्योंकि अब अलग फंक्शन उसका आ जाएगा, राइट। चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. ये पॉइंट एकदम क्लियर, चार्ट बन गया, Yes, sir. चार्ट बन, Yes, sir. ग्रेट ग्रेट, ठीक है, चार्ट आपका बन गया, उसको लगाएंगे आप लोग, राइट। फिर आती है जो ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व। देखो जितनी भी जो है वो सारी की सारी मिक्स्ड नर्व है, ये बात हम समझ सकते हैं कि जितनी भी जो स्पाइनल नर्व्स है वो सारी मिक्स्ड नर्व है, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन कर रहे हो यार, सिंपल ये ध्यान रखो, रिफ्लेक्स एक्शन ध्यान रखो स्पाइनल नर्व के लिए, एक वर्ड, हालांकि और भी फंक्शन है, एक एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन ध्यान रखो। इस स्पाइनल नर्व्स हैज टू रूट्स। बच्चों कौन कौन सी रूट्स अभी हमने पीछे बात की थी? 2 रूट के बाद में बात की, डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट, ठीक है, डॉर्सल सेंसरी रूट आप जिसको बोलते हैं, दूसरा वेंट्रल मोटर रूट आप जिसको बोलते हैं, ठीक है। At the middle of each dorsal root is a swelling which is called the dorsal root ganglion. Dorsal root ganglion, मैंने क्या बोला था कि डॉर्सल रूट में गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया के नाम से जानते हैं। और ये क्या कंटेन करती है? सेंसरी न्यूरॉन्स को कंटेन करती है। अभी पीछे मैंने बताया कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो फाउंड होती हैं वो डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया में फाउंड होती है। अभी आपकी एनसीईआरटी का एक डायग्राम आप देखोगे तो आपको वो बहुत अच्छे से चीज समझ आएगी। कैसे अभी बताता हूँ। मोटर न्यूरॉन्स फॉर द वेंट्रल रूट, मोटर न्यूरॉन्स फॉर द वेंट्रल रूट, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी डायग्राम के थ्रू भी अभी देखो आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आर प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर हमने पढ़ा था ना पीछे। Yes, sir. इनर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, आउटर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज व्हाइट मैटर, ठीक है। अब देखो जरा इसमें कुछ ये डिफरेंसेस आए हैं आपके, इसको मैं अभी होल्ड पे रख रहा हूँ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये आपको पता भी है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम इसको होल्ड पे रख रहे हैं, कुछ नहीं है डिफरेंस है, ये आप खुद पढ़ के समझ जाओगे। ये डायग्राम देखो, ये थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का आप लोगों ने देखा है, और आपको पता है कि ये डायग्राम भी बच्चों एक बार नीट के एग्जाम में आप लोगों के आ गया था। सीबीएसई में तो कई बार पूछा जा चुका है ये, लेकिन ये शायद ब्रेन तक आ रहा है, ये पार्ट भी शायद डिलीट पार्ट में डाल रखा है, तो शायद इस बार नहीं आ रहा। किसी ने कुछ बोला अभी कि सर मेरे स्कूल में आता है, ऐसा है क्या? सर डिलीट है। डिलीट है ना, हाँ डिलीटेड में है ये इस बार, जल्दी से हटे ये डिलीटेड वाली प्रॉब्लम, ठीक है, क्या ही है। ओके, क्या बोल रहा था मैं, ठीक है, इस पार्ट को डिस्कस करते हैं, कहने का मतलब ये। तो भाई ह्यूमंस में मैंने बोला 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर 31 पेयर होते हैं इन स्पाइनल नर्व्स के, ठीक है। और इन सभी के जो जितने भी जो फंक्शन है फिर आप इस तरीके से देखते हो, आपके कुछ अगर आप चाहो तो मैं आपको अलग अलग उन पेयर्स के बारे में भी बता सकता हूँ, जैसे कि बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ सिर्फ, ठीक है। मैंने बोला अभी पीछे तो मैंने आपको बोला, बेटा बता दूं ना उसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा बस इतना।
और एक एक ट्रिक भी अभी बताऊंगा आप लोगों को, पीछे वाली जो मेजर नर्व के लिए एक ट्रिक बताऊंगा, फंक्शन जैसे कई बार पूछ लिए जा सकते हैं, उससे आपसे नीट में पूछे जा सकते हैं। पहले मैंने बोला कि 31 पेयर्स होते हैं इसके, ठीक है, 31 पेयर्स, राइट। और जैसे कि क्रैनियल स्पाइनल नर्व्स होती हैं बच्चों, कुछ क्रैनियल स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है, ये होती है आपकी 8 इन पेयर, ठीक है, 8 पेयर होते हैं इसके। क्रैनियल वर्ड तो समझते हो ना, क्रैनियल स्पाइनल नर्व्स। अच्छा एक वर्ड और लिख रहा हूँ, थोरासिस स्पाइनल नर्व। थोरासिस वर्ड समझते हो ना, तो बोलो, सो गए देखो, सो जाओ। थोरासिस वर्ड नहीं समझते? लंबर स्पाइनल नर्व्स, लंबर भी नहीं समझते क्या? हे भगवान, देखो सो गए निकल, सो गए। बेटा आवाज आ रही है? Yes, sir. बोलेगा कौन फिर? देखो कैसे चुपचाप बैठे हैं। कौन कौन है ये, कौन कौन है? देखो समीहन को आवाज नहीं आ रही मेरी, कोमल को भी नहीं आ रही, ईशा को मेरी आवाज नहीं आ रही है, अंतरा है, प्रियांशी है, रिया है। बेटा आई एम ऑडिबल? और कौन है ये? 4 अदर। अभी किसने बोला था? और कौन कौन है? ऋषभ है, और तन्वी, ऑल राइट, लविश है, ठीक है। ठीक है, तो ये इनके पेयर सैक्रल नर्व्स हो गए। उसके बाद कॉकिक्स रीजन हो गया, इसको बोलते हैं कॉकिक्सियल स्पाइनल नर्व, इसका 1 पेयर होता है, ठीक है, इसका 1 पेयर होता है। तो बच्चों इस तरीके से जब आप 31 पेयर्स के बारे में बात करते हो ना, तो ये हैं वो 31 पेयर्स जो क्रैनियल से निकल, क्रैनियल स्पाइनल नर्व्स में 8 पेयर्स होते हैं, लंबर में सैक्रल, आपने पढ़ा था ना, सैक्रल कॉकिक्स रीजन, जो स्पाइनल पीछे स्पाइन का पूरा स्पाइनल पार्ट हो गया, ठीक है, पूरा स्पाइन पार्ट हो गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, राइट। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो 31 पेयर्स होगा, तो टोटल आपके जो है वो 62 हो गई, ठीक है, टोटल कितनी हो गई? 62, टोटल 62 हो गई। उस तरीके से आप उसके बोलते हैं 12 पेयर, तो वो टोटल 24 हो गई, क्रैनियल नर्व जो है टोटल 24 हो गई, राइट। और इसमें भी वेगस नर्व जैसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा वेगस नर्व का भी। और जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं इसमें, लाइक मैंने बोला कि हार्ट के लिए इसका सप्लाई है, ठीक है, मैंने कहा उसमें जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक को लिया तो लैरिंग्स के लिए सप्लाई हो गई, ठीक है। या एक रीजन और, जैसे मैंने बोला स्थमस रीजन हो गया, ठीक है, स्थमस रीजन हो गया। और एक इसमें लैरिंग्स रीजन जैसे हम ले लेते हैं, ठीक है, मेजरली जैसे आपको फंक्शन याद रहे, लंग्स की बात की जा रही है यहाँ पे, राइट। तो तो ये कैसे याद रखेंगे, लाइक हम इसको याद रखेंगे यहाँ पे, लाइक इसकी ट्रिक बना देते हैं, मैंने बनाई थी पहले, लाइक ही इज ला लू, ठीक है। तो इससे आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में वेगस नर्व के फंक्शन पूछे गए हैं, तो ही इज लालू से ट्रिक से याद रखिएगा इसको, तो इसकी ट्रिक हो गई, इसके फंक्शन आपको याद रहेंगे फिर वेगस के। इस तरीके से आप और भी बनाइएगा, ठीक है। अगर बच्चों वेगस नर्व, ध्यान रखिएगा, अगर इस वेगस नर्व को हम काट दें तो क्या हो सकता है? हार्ट की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा है ये। बच्चों अगर वेगस नर्व कट हो जाए तो क्या होगा? व्हाट इफ वी कट द वेगस नर्व, अगर वेगस नर्व को कट कर दें तो क्या होगा? आपकी जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ये इंक्रीज हुआ तो फिर बाकी की जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो भी वो भी खराब हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए, बेटा आई एम ऑडिबल?
Yes, sir. ओके, यस यस Yes, यस, sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बोलते रहा करो, मुझे ऐसा लगा कि इंटरनेट तो नहीं चला गया, बिल्कुल ही चुपचाप बैठ गए। तो अगर हम इसको कट कर दें तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो गया तो फिर तो बहुत सारी फंक्शनिंग गई फिर, राइट राइट। तो ये एक पार्ट हो गया हमारा कवर। उसके बाद हम बात कर रहे थे इसमें इसके, अब ये आप लोगों की एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों। ये हमें क्या बता रहा है? अब आप रिफ्लेक्स सेक्शंस तो पढ़ते ही हो, ठीक है। और जैसे कि ये है कि यहाँ से जैसे स्टिमुलस आता है, ठीक है, ये जो है आपका, ये स्टिमुलस आया, और ये स्टिमुलस आने के बाद क्या हो रहा है, आपको क्या जाते हुए दिख रहा है यहाँ पे? एक जो मसल है वहां पे, वो मसल क्या कर रही है? वो मसल जो है ये एक सिंपली सेंसरी रिसेप्शन और एक प्रोसेसिंग है आपकी, कि प्रोसेसिंग किस तरह से होगी, प्रोसेसिंग किस तरीके से होगी, ये आपको ये दिखा रहा है कि हम क्या फील करेंगे अगर कुछ भी हमारे क्लाइमेट में चेंज होता है बच्चों, या फिर आप देखते हो कि कोई कलर आपको चेंज होता हुआ दिखता है आपके आसपास, या आपको कोई साउंड सुनाई देता है, और तो होगा क्या? सबसे पहले कुछ भी होता है हमारे आसपास, कोई कलर चेंज हो रहा है या फिर आपके कोई क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, हम सब लोग उसको फील कर पाते हैं, हम सब लोग उसको देख पाते हैं, हम सब लोग उसको सुन पाते हैं। एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्स सेक्शन, वी कैन से दैट हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं ऑल टाइप ऑफ चेंजेस, जितने भी जो हमारे आसपास चेंजेस होते हैं, हम उन सबको फील कर पाते हैं, हम उन सबको देख पाते हैं। यही कुछ यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर हमने यहाँ पे एक स्टिमुलाई दिया है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक स्टिमुलाई दिया, तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है हमारे, आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे कौन से होंगे, कोई बता सकता है मुझे नाम? यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा? कम ऑन, बताइए। थिग्मो रिसेप्टर, टच करने पे कौन सा रिसेप्टर होगा यहाँ पे? थिग्मो रिसेप्टर। थिग्मो रिसेप्टर को हम टैंगो रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं, टैंगो रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं। तो जो बहुत सारे जनरल सेंस ऑर्गन्स होते हैं आपके, जैसे थर्मो रिसेप्टर होता है, टेम्परेचर में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, थर्मो रिसेप्टर हो गया। जैसे जैसे टेम्परेचर के अलावा जैसे कोल्ड में, जैसे हीट में, मतलब बहुत सारे रिसेप्टर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो ये मसल देखो यहाँ से रिसेप्टर गया किसके थ्रू? एफरेंट पाथवे के थ्रू। ये फाइबर्स जो आपके लेके गए, ये फाइबर आपके जो सेंसरी फाइबर हैं, वो मैसेज लेके गए, कहाँ पे लेके गए? देखो यहाँ पे डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन के अंदर, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा जो है ये व्हाइट मैटर है, और देखो ये ग्रेइश मैटर है, यहाँ पे गया अंदर इस ग्रेइश मैटर के अंदर, और यहाँ पे जो इंटर न्यूरॉन्स होती हैं वो उस मैसेज को देखती हैं, और देखो कई मैसेज आगे यहाँ पे वापस से जो है वो आपके इस मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस आते हैं। वापस आए तो वापस आने वाला जो पाथवे हमारा, उसको हम इफेरेंट पाथवे बोलते हैं। यहाँ जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको इफेरेंट न्यूरॉन्स के नाम से भी ये जानते हैं कई बार। और फिर क्या करती हैं, जो मसल्स के साथ इनका कनेक्शन होता है, यहाँ पे आपकी ये मोटर एंड प्लेट है। मोटर एंड प्लेट हम लोगों ने पढ़ा था ना, याद है? मोटर एंड प्लेट बच्चों, जो मैसेज को कन्वे कर रहा है, जो चेंजेस कर रहा है, तो यहाँ पे इफेक्टर मसल्स प्रेजेंट होंगे, और वो मसल्स क्या करेंगे? उसका इफेक्ट दिखाएंगे या फिर उसका रेस्पॉन्ड करेंगे। तो आप रेस्पॉन्स करेंगे, आप पैर को देखो आपने क्या कर लिया, इसमें पीछे कर दिया, ठीक है, तो आपने अपने पैर को वहां से हटा दिया। कुछ ये पूरा का पूरा पाथवे जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। दो तरीके से देखते हैं, स्टिमुलेंट्स की फॉर्म में और इनहिबिशन की फॉर्म में, हटाना उसको और उसका रिस्पॉन्ड करना। रिफ्लेक्स सेक्शन दो तरीके से होते हैं आपके, एक स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है और एक क्रैनियल रिफ्लेक्स होता है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। स्पाइनल रिफ्लेक्स, दो तरीके से आप रिफ्लेक्स पढ़ते हो, एक होते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स बच्चों, और एक होते हैं जो क्रैनियल रिफ्लेक्स के नाम से जैसे हम जानते हैं, ठीक है, क्रैनियल रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो इस क्रैनियल रिफ्लेक्स जो होता है ये पूरा का पूरा जो कंप्लीटेड होता है बाय ब्रेन, ठीक है, इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करता है ब्रेन। और ये जो कंप्लीट होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स, ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंप्लीट होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंप्लीट होता है, ठीक है। और
अच्छा, इसमें क्या होता है, ये वाला जो थोड़ा रिफ्लेक्स होता है ना, ये स्लो होता है बच्चों। मतलब इसमें हमें अर्जेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, इसके अंदर हमें कोई अर्जेंसी नहीं होती। लेकिन जो स्पाइनल के थ्रू जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये बहुत फास्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं, बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। और शॉर्ट लिव्ड होने के साथ साथ काफी अर्जेंसी जो है, फास्ट होने के साथ साथ यानी कि यहाँ पे हमें अर्जेंसी जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, राइट। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन हम दो तरीके से देखते हैं। और भी था ऑन द, ये तो हुआ कि अच्छा रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है, जो हम जो भी हम फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व करते हैं और उसका हमें एक तरीके से रेस्पॉन्ड करना। तो रिफ्लेक्स एक्शंस कैसे होते हैं, वेरी रैपिड होते हैं, इनवॉलेंट्री ऑटोनॉमिक होते हैं, स्टीरियोटाइप बिहेवियर हम उसके अंदर शो करते हैं, ठीक है। लाइक रिफ्लेक्स एक्शन की अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो कैसे होते हैं, नंबर एक, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होते हैं। उसके अलावा ऑटोनॉमिक, यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज किया, ऑटोनॉमिक होते हैं, हमें पता भी नहीं चलते, जो फास्ट हो जाते हैं कई बार। उसके अलावा कई बार इनवॉलेंट्री भी होते हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते। उसके अलावा फास्टर होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं फास्टर देन नॉर्मल एक्शन, फास्टर देन नॉर्मल एक्शन जो है हमें देखने को मिलते हैं। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं दो तरीके से होते हैं, कौन कौन से, रिफ्लेक्स एक्शन बाय द क्रैनियल नर्व्स और रिफ्लेक्स एक्शन बाय द स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल रिफ्लेक्स और क्रैनियल रिफ्लेक्स दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। देन द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे, क्या आप बता सकते हैं मुझे कि एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे भी रिफ्लेक्स एक्शन हो सकते हैं क्या, सवाल मेरा सबसे। Yes, sir. Am I audible to everyone? Yes, sir. ओके, अभी यस किसने बोला था कि एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे भी रिफ्लेक्स एक्शन हो सकते हैं, इज इट, जिसने यस बोला था बताइए। ठीक है, देखिए जरा क्या यहाँ पे बच्चों, ये रिफ्लेक्स आर्क जो हमें बनाता है, क्या आपको ये डायग्राम समझ आया, ये रिफ्लेक्स आर्क बन रहा है पूरा का पूरा, हम जिसका रेस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्स आर्क बन रहा है, पूरा का पूरा सीक्वेंस है जो स्टिमुलस से लेके रिफ्लेक्स तक का, ठीक है। एक न्यूरल पाथवे जो हमारा शो कर रहा है, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। देखो आर्क बना ना, कि यहाँ से स्टिमुलाई गया और लास्ट में मोटर ने रिप्लाई किया, मोटर मसल की हेल्प से हमने पैर को पीछे हटा लिया जब हमने स्टिमुलाई दिया। तो ये पूरा का पूरा एफेरेंट पाथवे से होता हुआ डोर्सल रूट गैंग्लिया में पहुंचा, जहाँ पे जो सेंसिटिव न्यूरॉन को लेके जाती है, और उसके बाद व्हाइट मैटर में पहुंचा, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से वापस आया, इफेरेंट पाथवे बना और मसल ने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हमारे रिफ्लेक्स एक्शन की। मैंने एक सवाल यहाँ पे पूछा कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है क्या वो भी हम जो है दो टाइप से पढ़ते हैं, एक हमने बोला क्रैनियल और दूसरा हमने बोला स्पाइनल। फिर मैंने एक और सवाल पूछा यहाँ पे कि जो टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, मैं इसको लिख देता हूँ, टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ऑन द basis of previous experience। अब ये आपके एक्सपीरियंस से मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसको और भी अच्छे से समझ पाए चीज को। बड़ा एक होते हैं जैसे कि कंडीशनल रिफ्लेक्स, और एक होते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। क्या कोई एग्जाम्पल आप लोगों को याद आ रहा है कोई भी अपना इस कंडीशनल और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स का, किसी को भी कोई भी एक्स वाई जे, कोई आपको याद आ रहा हो एग्जाम्पल, कोई आप शेयर करना चाहते हो, कंडीशनल आप क्या समझ रहे हैं, अनकंडीशनल क्या समझते हैं। देखो कोई भी कंडीशनल रिफ्लेक्स होता है ना हमारा, आप उसको ऐसे कह सकते हैं जो भी हम काम ट्रेनिंग लेकर सीखते हैं, आसान भाषा में अगर मैं कहूँ, कोई भी काम जो आप ट्रेनिंग लेकर सीखते हैं, तो जो ट्रेनिंग लेकर आप क्या काम सीखते हो,
यानी कि ये वो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जो कैसे होते हैं, नॉन जेनेटिकल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, नॉन जेनेटिकल होते हैं। दूसरा, ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं, अनस्टेबल होते हैं। यानी कि अनस्टेबल से मेरा मतलब है कि ये एक स्टेबिलिटी शो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने साइकिलिंग सीखी, नॉन जेनेटिकल है, कंडीशनल है। बैलेंस बनाओगे तभी तो कर पाओगे साइकिल, या बिना बैलेंसिंग के भी कर लोगे। किसी की किसी के साथ सीखते हो, मतलब एक ट्रेनिंग लेते हो आप इसके लिए। डांसिंग है जैसे, स्विमिंग है जैसे, ठीक है, डांसिंग है जैसे, डांसिंग है, स्विमिंग है, ये सभी आपके कंडीशनल रिफ्लेक्स होते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और ट्रेनिंग के टाइम पे, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आप क्या कर रहे हैं, आप वॉलंटरी एक्शंस कर रहे हैं। करते नहीं करते वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन कर रहे हैं। और ये कैसे हो रहे हैं, ये कैसे होते हैं, बाय सेरिब्रम, बाय सेरिब्रम। लेकिन पता है आपको, जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, ये बाद में इनवॉलंटरी हो जाते हैं, बाय सेरिबेलम। आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग कैसे हो जाते हैं, इनवॉलंटरी हो जाते हैं। रिलेट कर पा रहे हो आप लोग मेरी बात को, शायद नहीं, शायद नहीं कर पा रहे हैं आप लोग रिलेट इसको, कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आप सोचिए कि आप लोगों ने साइकिल वगैरह चलानी सीखी पहले, अंतरा, ईशा, कोमल, प्रियांशी, समीहन, ऋषभ, रिया, तन्वी, आवाज आ रही है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने पहले साइकिल चलानी सीखी, तो शुरू में आपने बहुत फोकस किया, आपने आपने एक ट्रेनिंग ली उसके लिए। तो आपने एक वॉलंटरी एक्शन किया, मतलब आपको इस तरीके से करना है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे हैंडल को पकड़ना है, आपको डांस करते हुए ऐसे पैर को रखना है, हाथ को इतना उठाना है, बस इतना ही रखना है हाथ को, अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग। लेकिन बाद में एक बार एक पॉइंट ऐसा है जब आपको साइकिल सीख गए, और जब साइकिल सीख रहे थे तब तो आप इधर उधर ध्यान भी दे रहे थे, आप सिर्फ साइकिल के हैंडल पे ध्यान दे रहे थे, बैलेंसिंग पे ध्यान दे रहे थे। लेकिन जब आप सीख गए, उसके बाद तो आप अपने दोस्त से बात करते करते साइकिल चला रहे हैं, आप फोन पे बात करते करते साइकिल चला रहे हैं। आपको डांस देख के करने की जरूरत नहीं है, जब आप डांसिंग सीख गए, अब तो आप बात करते करते हुए डांस आप सिखा रहे हो डांस। अब तो एक पॉइंट ऐसा आ गया, इनवॉलंटरी प्रोसेस चल रही है। इसी तरीके से कई अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस होते हैं, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, ये उसके ऑपोजिट हैं। ये वाले कंडीशनल के ऑपोजिट होते हैं जो रिफ्लेक्सेस होते हैं। कैसे होते हैं, ये जेनेटिकल होते हैं, ठीक है, जेनेटिकल होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है, स्टेबल होते हैं, सिंपल होते हैं, जैसे कफिंग है, ठीक है, आपको सिखाई नहीं है किसी ने ये चीज। यॉर्निंग है, आपको सिखाई नहीं है किसी ने ये चीज आके। स्नीजिंग है, क्या कभी आपको आपकी मदर ने कफिंग करना सिखाया या स्नीजिंग करना सिखाया? नहीं बेटा, स्नीजिंग ऐसे करते हैं। या यॉर्निंग करना सिखाया कभी आपने? आपको याद है कि आपने कभी यॉर्निंग करना सीखा हो? या आज मैं यॉर्निंग का कोर्स करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ? बोलो बच्चों। No, sir. ये अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस होते हैं, कफिंग होना, यॉर्निंग होना, दीज आर कम्स इन अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। तो ये टाइप्स हैं अलग अलग रिफ्लेक्स एक्शन के बच्चों, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ से, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ से? ऑलराइट, आज हम इसको यहीं तक रखेंगे, ठीक है, आज हम इसको यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग ईयर और आई को डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों।
Yes, sir. All right. चलिए, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.